तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि डीआर प्लान ठीक हमारा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। वी विल कम आफ्टरवर्ड्स इसके बारे में, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आपने डीआर की तरफ जाएंगे, जब आप ऑडिटिंग के तौर पे किसी जगह पे जाते हैं, तो आपने पहली चीज़ चेक करनी है कि डीआर प्लान बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, एंड अगर बना हुआ है तो ये टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने बात कर ली है कि जी के बीसीपी जो है वो फोकस करता है सस्टेनिंग ऑपरेशंस को, और जो है ना डीआर प्लान जो होता है उसका काम होता है कि जब एक दफ़ा आप गिर चुके हैं तो यू नीड टू गेट अप फ्रॉम योर प्राइमरी साइड, यू नीड टू गो टू सेकेंडरी साइड, और वहाँ पे जाके आपने काम कराना है। बिजनेस कॉन्टीन्यूटी प्लानिंग जो थी उसके मैंने आपको ये स्टेप्स आए हुए हैं इसके अंदर। क्या सबसे पहले आप प्रोजेक्ट का स्कोप एंड प्लानिंग डिसाइड करते हैं, बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस करते हैं, कॉन्टीन्यूटी प्लानिंग, अप्रूवल एंड इम्प्लीमेंटेशन। यही है, इसमें से टेस्टिंग और मेंटेनेंस को भी आखिर में शामिल कर दिया हुआ है इन द फेजेस ऑफ बीसीपी। अब हम एक एक को देखते हैं कि प्रोजेक्ट इनिशिएशन के लिए हम क्या करेंगे। जब भी आपने बीसीपी स्टार्ट करना है तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ कि आपको सीनियर मैनेजमेंट की अप्रूवल और सपोर्ट चाहिए होगी। आपका कोई बिज़नेस चल रहा है, आप एज एन IT पर्सन क्या बता सकते हैं कि आपके बिज़नेस के क्या क्रिटिकल इवेंट है? कैन यू टेल हाँ या ना या पता नहीं, कुछ तो जवाब हो सकता है कि नहीं? बता सकते हैं? गुड। आप अच्छी तरह बता सकते हैं, या बिज़नेस का जो चला रहा है वो बता सकता है कि मेरे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है? जो बिज़नेस चला रहा है, जिसको पता है कि यार मेरी ये चीज़ ख़राब हो गई तो मेरा बिज़नेस फारिग हो जाएगा। आप तो अपनी तरफ से कोई चीज़ सोचेंगे कि यार ये चीज़ अगर ये मेरा क्रिटिकल इवेंट है, तो आपको नहीं पता सही तरीके से। यू नीड टू इन्वॉल्व ये जो है ना आपकी बिज़नेस मैनेजमेंट या सीनियर मैनेजमेंट है, उसको आपको शामिल करना पड़ेगा उसके ऊपर। उनसे आपको पैसे लेने पड़ेंगे कि आपने किस तरीके से और जो है ना रिसोर्सेज के एलोकेशन करने पड़ेंगे। कोई एक प्रोजेक्ट मैनेजर या बीसीपी कोऑर्डिनेटर बनाना पड़ेगा। इट डज़ नॉट नीड टू बी IT ऑफिसर, ये कोई और बिज़नेस मैनेजर भी हो सकता है जो कि ये काम कर रहा है, और उसने फिर प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट लेके चलेगा, उसमें प्रोजेक्ट चार्टर बनाएगा, प्लान स्कोप बनाएगा कि किस तरीके से मैंने बीसीपी प्लान बनाना है, और वो मेंबर्स ऑफ बीसीपी टीम को सिलेक्ट करेगा उसके लिए। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे एक वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ, BIA। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हर जगह पे आपके पास आती है। व्हाट इज़ BIA? बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस। दिस इज़ द हार्ट ऑफ दिस होल BCP प्लान। यहाँ पे आप डिफ़ाइन करते हैं कि क्या क्या आप कितना लॉस आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, और कितनी देर के लिए आप कौन सी सर्विस को बंद कर सकते हैं। BIA में जो 3 इम्पोर्टेंट होते हैं चीज़ें, वो उसको कहते हैं हम मीन टाइम, कितनी देर तक आप उसको बिज़नेस को बर्दाश्त कर सकते हैं कि ये बिज़नेस बंद हो सकता है आपके पास। अगर इससे ऊपर चला गया, इट मीन्स कि आपके बिजनेसेस को जो है वो सस्टेन नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई एक वेबसाइट है जो कि डील करती है ऑनलाइन सेल्स के ऊपर, तो आप कितनी देर तक के लिए उसका बंद होना बर्दाश्त कर सकते हैं कि उसके बाद से आपके बिजनेसेस इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएंगे? इज़ इट 1 आवर, इट इज़ 2 आवर्स, इज़ 24 आवर्स? ये चीज़ आप नहीं डिसाइड कर सकते। इट हैज़ टू बी गिवन बाय दी सीनियर मैनेजमेंट। वो आपको बताएगी कि यार ये मेरे 15 फंक्शन हैं, जो मैंने आपको बताया था कि कल मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी कि आप चल रहे हैं और आपको एक धक्का लगा है, एंड यू आर मूविंग अबाउट एंड यू वांट टू कीप योर 2 फीट ऑन द ग्राउंड। आपका मेन मकसद ये है कि जो मर्जी हो जाए, बाकी मैं हिल लूँ, लेकिन मेरे पाँव जो हैं वो ज़मीन पे रहने चाहिए। तो ये चीज़ के पाँव क्या चीज़ है मेरे, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रोसेसेस हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, क्रिटिकल हैं, दोज आर योर क्रिटिकल प्रोसेसेस। और वो प्रोसेस कितनी देर के लिए कोई बंद हो सकता है, तो उसको हम MTO कहते हैं। और ये जो है वो तमाम बिजनेस प्रोसेसेस को देख के आप फिर डिफ़ाइन करते हैं इन BIA कि विच प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड विच प्रोसेसेस आर नॉट। क्रिटिकल प्रोसेसेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसमें आपके पास 2 चीज़ें शामिल होती हैं, एक को कहते हैं हम RPO और दूसरा है WRT। तीसरी चीज़ है आपके पास RTO। ये कॉन्सेप्ट बार बार आपके पास आएंगे। अगर आपने कोई
इशू होता है, बिज़नेस ख़राब हो जाता है या बंद हो जाता है, तो कितनी देर का डेटाबेस आपने अपने पास लॉस जो है वो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कहते हैं कि अगर मेरी ये वेबसाइट बंद हो जाए तो आई कैन आधे घंटे का या घंटे का मैं वो डाटा लॉस जो है वो एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि अगर इस टाइम पे बंद हो जाए तो मेरे पास कम से कम आधा घंटा या घंटे का मैं डाटा लॉस हो जाए तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। दिस इज़ नोन एज RPO। जो RTO है वो आपका है कि कितनी देर के लिए वो बिज़नेस है वो आपका वापस ऑनलाइन हो जाना चाहिए, और RTO जो है वो आपका हमेशा MTD से कम होना चाहिए। MTD मैंने क्या बताया था आपको भी, मीन टाइम फॉर डिसरप्शन, WRT है वर्क रिकवरी टाइम, RTO इज़ रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, RPO इज़ रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, और मैक्सिमम टॉलरेबल डाउन टाइम है ये जो MTD है। अब इसको ये आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि आपका बिज़नेस चल रहा था, एक टाइम पे जाके आपका डिज़ास्टर या कोई इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से आपका ये इंसिडेंट यू हैव डिस्ट्रप्शन आती है आपके पास। तो जो RPO है वो आपका डिसाइड करेगा कि कितनी देर तक पहले आपको उसको बैकअप लेना चाहिए था। अगर आपने RPO को कम रखा हुआ है तो उसकी वजह से आपको बैकअप्स ज़्यादा लेने पड़ेंगे। जो मैंने आपको भी इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल की बात की थी कि अगर आपने RPO को 24 आवर्स रखा हुआ है तो फिर आपको इंक्रीमेंटल बैकअप्स या डिफरेंशियल बैकअप्स आफ्टर 24 आवर्स लेने पड़ेंगे। कि आपका इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसिडेंट सुबह रात को 11:50 पे भी होता है तो आपका इसका मतलब ये है कि आपने बैकअप रात को 12 बजे लेना था, तो उस दिन का आपका सारा डाटा लॉस हो गया। तो यू हैड एन RPO ऑफ 24 आवर्स। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? इस तरह के बहुत सवाल आते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इसको होम इन करना चाह रहा हूँ कि ताकि आप समझ जाएँ। आई नो इट इज़ अ बिट बोरिंग, ये चीज़ें लगती हैं कि, लेकिन यही चीज़ें हैं जो कि आपको साइबर सिक्योरिटी का अच्छा स्पेशलिस्ट बना सकती हैं, ये टर्म्स और ये चीज़ें। ज़्यादा खुश तो नहीं हो गए वैसे स्टेप? खुश हो गया कि नहीं हुआ? क्या ख्याल है अभी? चलें, मैंने आपको पहले कहा था कि इफ़ यू आर सिटिंग टुगेदर वी शुड हैव सम, जो है इसके ऊपर जो हम बात करें वो यूटिलिटी होनी चाहिए इस एक्टिविटी की। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम सम प्लेस, इफ़ आई एम कमिंग फ्रॉम सम प्लेस, वी आर सिटिंग टुगेदर, तो इसके बाद से एक इंटरेक्टिव सेशन होगा तो हम अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। अगर आप इस तरीके से खामोशी से सुन के चले जाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं तो अपना टाइम पूरा करूँगा, निकल जाऊँगा यहाँ पे। बट आई वुड लाइक कि अगर आपको कोई फ़ायदा भी हो जाए तो ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। इतनी दूर से आप आए हैं तो आई शुड गेट समथिंग कि यू आर गेटिंग समथिंग और नॉट, आर यू गेटिंग दिस थिंग और नॉट। 2-4 कोई समझ आ रही है, बाकी को लगता है मुश्किल ही समझ आ रही है। ज़्यादा बोर तो नहीं हो गया ये वाला स्टेप जो है। कल हम नेक्स्ट वीक हम नेटवर्क सिक्योरिटी में जाएंगे, जिसको अगर नेटवर्क का शौक है तो वो ही इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर हिम कि वो इस फील्ड में अगर जाना चाहता है। बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स आई कैन टेल यू। वहाँ पे आप जाएंगे, आपसे जो है ना वो जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, RPO कितने, आपका RTO कितने है, तो यू विल बी ब्लैंक व्हाट इज़ RPO एंड व्हाट इज़ RTO। कि वो RPO का मतलब ये है कि कितनी देर के लिए आप डाटा लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना डाटा आपका इट हैज़ इम्प्लीकेशंस। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका RPO जो है वो 24 आवर्स है तो आपको इसका मतलब है कि बैकअप हर रोज़ लेना है, एक बैकअप। यही RPO अगर 12 घंटे हो जाएगा तो कितनी देर बाद आपको बैकअप लेना चाहिए? 12 घंटे के बाद। अगर ये 1 आवर हो जाए फिर हर घंटे के बाद, और अगर RPO 0 हो तो फिर क्या होगा? रियल टाइम बैकअप होगा। रियल टाइम बैकअप लेना पड़ेगा आपको। और रियल टाइम बैकअप का क्या मतलब होता है? उसको कहते हैं मिररिंग। मिररिंग का मतलब ये है कि आप जो भी डाटा ले रहे हैं, बैकअप जो है इट इज़ बीइंग टेकन लाइव। आप एक जो चेंजेस कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पे हो रही है। तो जो मिशन क्रिटिकल जो आपकी एप्लीकेशंस होती हैं उनमें आप मिररिंग का कॉन्सेप्ट रखते हैं, जिसमें आपका बैकअप जो है वो आप कॉन्टीन्यूसली इधर से एक चेंज के और साथ ही आप बैकअप लेते रहते हैं। सॉरी, इंक्रीमेंटल बैकअप और नहीं, इंक्रीमेंटल बैकअप का मतलब क्या है? फुल बैकअप का मतलब समझ आ गया आपको? फुल डिस्क का उठाया आपने, जो कुछ पड़ा हुआ आपने सारा का सारा जो है ना वो बैकअप कर दिया। क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। फुल बैकअप का क्या मतलब है? आपने पूरा का पूरा डाटा उठाया और उसको सेव कर लिया। अब आ जाते हैं हम इंक्रीमेंटल बैकअप पे।
इंक्रीमेंटल का मतलब ये है कि आपके पास जो फाइलें थी, आपके पास हज़ारों फाइलें थी। अब जब आपने फुल बैकअप लिया तो आपने वो हज़ारों फाइलें जो थी वो सब की सब कॉपी की। अब इंक्रीमेंटल बैकअप में ये हुआ कि आपके पास जो हज़ारों फाइलें थी, जिनमें से 100 वर्ड की थी, तो कोई 200 एक्सेल की थी, कोई 500 किसी और की थी, कोई PDF थी या कुछ और थी। मंडे वाले दिन शाम के टाइम पे रात को 12 बजे आपने देखा कि आपने जो आज के दिन जो काम हुआ है वो टोटल काम हुआ है फाइल 1, 2, 3 के ऊपर, कोई भी फाइल, वर्ड की फाइल या कुछ और। तो आपने सिर्फ इन तीनों फाइलों को उठाया, बाकियों को छोड़ दिया, आपने इनके अंदर जो चेंजेस हुई थी उनका बैकअप ले लिया। क्लियर सो फॉर? ठीक हो गया जी। अगले दिन आपने लिया, ये मंडे के दिन मैं बात कर रहा हूं, ट्यूसडे के दिन आपने लिया फाइल 4। जब आपने देखा तो आपको पता चला कि काम हुआ फाइल 1 में दोबारा काम हुआ है कुछ और, फाइल 5 में काम हुआ है और फाइल 7 में काम हुआ है। तो इस साल आप इस दफ़ा बैकअप लेंगे फाइल 1 के अंदर जो एडिशनल काम हुआ है उसका, फाइल 5 का और फाइल 7 का, इसका बैकअप लेंगे सिर्फ। क्लियर? वेंसडे को आपने लिया फाइल 8, 10 और 15 का। आपने देखा कि सिर्फ इनमें चेंजेस आई हैं, बाकी किसी में चेंज नहीं आई, आपने सिर्फ इनका बैकअप लिया। ठीक हो गया जी। अब आपके पास कितने बैकअप हो गए? एक तो फुल बैकअप हो गया, एक ये बैकअप हो गया, दूसरा ये बैकअप हो गया, तीसरा ये बैकअप हो गया, चौथा ये बैकअप हो गया। अगर थर्सडे की सुबह पे कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आप बैकअप कैसे लेंगे? आप पहले उठाएंगे फुल बैकअप ताकि जो 1000 फाइलें हैं वो तो कॉपी हो जाएं। ऐसे ही करेंगे कि नहीं करेंगे? क्लियर है कि नहीं? उसके बाद आप उठाएंगे ये वाला बैकअप फाइल नंबर 2 है, इसको डालेंगे, फिर बैकअप फाइल नंबर 3 को उठाएंगे और बैकअप फाइल नंबर 4 को उठाएंगे। ठीक हो गया जी? कोई मसला? अब इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जब भी आपने बैकअप करना है तो आपने 4 फाइलों को बैकअप करना है, 4 जगहों से उठा के फाइलें उठा के बैकअप करनी है। दिस इज़ इट्स डिसएडवांटेज। लेकिन एडवांटेज क्या है? इसमें आपने सिर्फ फाइल 1, 2 और 3 का बैकअप लिया, फाइल 1, 5, 7 का लिया, 8, 9, 10 का लिया, तो बैकअप का साइज़ जो है वो छोटा था। छोटे बैकअप्स बट ज़्यादा दफ़ा लेने पड़े। दिस इज़ इंक्रीमेंटल बैकअप्स। जब हम जाते हैं डिफरेंशियल बैकअप के ऊपर, उसमें ये होगा मंडे वाले दिन आपने जब बैकअप लिया 1, 2, 3 का ले लिया उसी तरीके से। ट्यूसडे वाले दिन आपने जो ना, फिर आपने जब बैकअप लेंगे फिर आप 1, 2, 3, 5, 7 सबका बैकअप लेंगे जिन जिन में चेंज हुई है। फिर जो वेंसडे को लेंगे आप वो 8, 1, 2, 3, 1, 5, 7, 8, 9, 15 सिर्फ एक ही बैकअप फाइल है जिसके ऊपर वो दोबारा अपडेट करी जा रहा है। तो उसके पास एक बैकअप फाइल है जिसके ऊपर हर रोज़ का डाटा अपडेट हो जा रहा है कि आज ये चेंज हुई, आज ये चेंज हुई, आज ये चेंज हुई। तो अभी इस टाइम पे अगर थर्सडे की मॉर्निंग को कोई नुकसान होता है या कोई इंसिडेंट होता है तो उसको कितना बैकअप लेना पड़ेंगे? एक फुल बैकअप और एक डिफरेंशियल बैकअप। 2 बैकअप्स के साथ ही कैन बी बैक ऑन द ग्राउंड। लेकिन नुकसान क्या है कि सिर्फ उसको ये जो बैकअप्स हैं वो ज़्यादा मतलब उसका बैकअप का साइज़ जो होगा डिफरेंशियल का वो ज़्यादा होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। हाँ जी, कोई सवाल तो नहीं किसी का? आरपीओ का ताल्लुक इससे है कि कितनी देर के बाद आप लेना चाहते हैं बैकअप्स। अगर यही आरपीओ, ये अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, इसमें आरपीओ जो है वो 24 आवर्स था। अगर आरपीओ ये 12 आवर्स होता तो आपको दिन में 2-2 दफ़ा बैकअप लेने पड़ते, 2-2 दफ़ा इंक्रीमेंटल, 2-2 दफ़ा डिफरेंशियल लेने, 2-2 दफ़ा डिफरेंशियल को लेना पड़ता। और आप समझ लें कि अगर 12 घंटे बाद आप ले रहे हैं और थर्सडे मॉर्निंग को अगर वो इंसिडेंट हो रहा है तो आपको जब कोई इंसिडेंट होगा तो रिकवरी करने के लिए एक फुल बैकअप और 5 इंक्रीमेंटल बैकअप्स के साथ आपको रिकवरी होगी आपकी। अब हम बात कर रहे थे ये आरपीओ की बात क्लियर होगी सबको कि नहीं होगी? आरपीओ मीन्स हाउ मच डाटा लॉस कैन यू एक्सेप्ट। अगर इस टाइम पे कोई आपका कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो आपके कंप्यूटर के कितना डाटा था पिछले कितने अरसे का, जो कि डाटा अगर चला भी जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज़ योर आरपीओ। इट इज़ रिलेटेड टू डाटा, हाउ मच डाटा कैन यू एक्सेप्ट। दूसरी साइड पर है आरटीओ। आरटीओ का जो है वो ये है
MTD के साथ मीन टाइम फॉर डिसरप्शन, कि कितनी देर के लिए आप एक इंसिडेंट को बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपका ऑपरेशन जो है वो ना चले। दिस इज़ योर MTD, मीन टाइम फॉर डिसरप्शन, और उसका ताल्लुक़ है RTO और WRT के साथ। उसमें आप क्या करते हैं कि RTO में कर देखते हैं आपके अगर MTD आपका डिफ़ाइन हुआ हुआ है कि आपका ये क्रिटिकल ऑपरेशन है, इसको आप सिर्फ 2 घंटे के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं कि ये 2 घंटे के लिए आपका डाटा जो है, आपकी ये वाली एप्लीकेशन जो है ये बंद हो सकती है। अगर आप किसी वेबसाइट को चला रहे हैं, इफ़ यू से कि 2 घंटे के लिए वेबसाइट बंद हो भी जाए तो कोई बिज़नेस को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ये आपको बिज़नेस मैनेजमेंट ने बताया। उसको देखते हुए आप पहले बनाते हैं अपना RTO के 2 घंटे का मतलब ये है कि मैंने 1 घंटा 45 मिनट में अपनी सारी जो सेटअप्स हैं उनको दोबारा ऑन रोड करना है, और 15 मिनट आप देते हैं कि उतनी देर तक वो जब एक दफ़ा सिस्टम दोबारा आप हो जाए, उसके बाद वर्क रिकवरी टाइम के एक दफ़ा दोबारा आपने एप्लीकेशंस खोलनी है, उनको दोबारा रनिंग स्टेट में लेकर आना है, उसको कहते हैं वर्क रिकवरी टाइम। तो RTO प्लस WRT शुड ऑलवेज बी लेस दैन MTD। अगर इससे ऊपर चला गया तो आपका बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान फेल हो गया। इसमें कोई डाउट है तो बता दें अभी। हाँ जी, देखिए ये इट इज़ आफ्टर द रिस्क असेसमेंट। ये रिस्क असेसमेंट में आपको पता चला था कि कौन कौन सा एसेट आपका है जो कि क्रिटिकल है और कितनी देर के लिए आप उसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं रिस्क असेसमेंट के बाद आपको MTD पता चला, और उस MTD के हिसाब से आपने RPO और RTD निकाल लिया वहाँ पे आगे से। ये एक टेक्निकल लोगों के लिए बता रहे हैं हम सिर्फ। और कोई किसी को डाउट? अच्छा जी, अब हम आते हैं कि जब रिकवरी ऑप्शंस क्या क्या हो सकती हैं। वो आपके पास हैं मेनली जो हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं। एक मिरर्ड है, हॉट है, वार्म है और कोल्ड है। मिरर्ड साइड मैंने अभी आपको बताया था कि आप रखते हैं कि आपने उन चीज़ों के लिए आप मिरर्ड साइड रखते हैं जहाँ पे आपको लगे कि डाटा को भी आपने कॉन्टीन्यूसली बैकअप करना है, और आपने अपने जो वर्क को भी है उसको भी अपडेट करना है सारा टाइम पे। तो मिरर्ड साइड वाले केस में क्या होगा आपके पास कि आपका जो रिकवरी साइट है वो मैन्ड भी होगी, उसमें बंदे भी होंगे, तमाम का तमाम इक्विपमेंट भी पड़ा हुआ होगा, और उसके पास कॉन्टीन्यूसली जो मेन साइट पे काम हो रहा है उसी तरह का काम मिरर्ड साइट के ऊपर भी हो रहा होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। हॉट साइट में ये है कि आपका जो है ना वो इक्विपमेंट तो सारा का सारा पड़ा हुआ है, बट डाटा जो है वो साथ साथ अपडेट नहीं हो रहा, वो 24 घंटे के बाद बैकअप हो रहा है। वो आप यू कैन एक्सेप्ट सम काइंड ऑफ अ डाटा लॉस, बट इट कैन बी अप इन विद इन मिरर्ड साइट जो है ना वो तो आपकी अप हो जाएगी विद इन द मैटर ऑफ सेकेंड्स। आमतौर पर जो आपके क्रिटिकल मिशंस होते हैं उनके लिए आप मिरर्ड साइट को रखते हैं, और हॉट साइट आप रखते हैं उनके लिए जब आपको थोड़ा सा लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं। यू हैव 2 to 3 आवर्स ऑफ कुशन। वार्म साइड जो है वो आपके पास होती है कि आपने एक वीक के अंदर अंदर आपने अप करना है। उसमें आपके पास कुछ इक्विपमेंट पड़ा हुआ था साइट के ऊपर, दूसरी साइड पर सर्वर्स वगैरह नहीं होंगे, लेकिन कुछ इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, जगह पड़ी हुई है, बिजली शिजली मौजूद है, सारा कुछ है। आपको अगर मौका ऑर्डर आपकी मेन साइट डाउन हो गई है, आपने नेक्स्ट साइट पे जाना है वार्म साइट के अंदर, तो आप उसको विद इन अ वीक अप कर सकें उसको। और कोल्ड साइड जो है उसमें फिर ये होता है कि सिर्फ एक कमरा जगह पता थी कि अगर यहाँ पे हमारे इंसिडेंट ख़राब हो गए तो वी कैन गो एंड वील स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। इसमें सिर्फ पानी बिजली मौजूद है और बाकी कुछ मौजूद नहीं है। इसको आप इस तरीके से देख लें कि जो रिकवरी साइट्स जो आपकी हैं जो कोल्ड में है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जो वार्म है उसमें बेसिक इक्विपमेंट मौजूद है, मतलब रैक शैक्स मौजूद है लेकिन उसके अंदर इक्विपमेंट नहीं मौजूद। आपका कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो हॉट साइड में मौजूद है, और जो डाटा है वो सिर्फ और सिर्फ जो अपडेट हो रहा है वो आपका मिरर साइड में अपडेट हो रहा है। तो व्हाट इज़ दी एडवांटेज
जो इसने नीचे जो लिखा हुआ है डॉलर्स मनी, पैसे जो हैं, आप सबका शौक़ होगा कि जी कि मैं मिरर्ड साइड रखूं अपने लिए। आप आम तौर पे जब एक किसी भी सीनियर ऑफिसर के जाते हैं उसके पास, अपने सीनियर एग्जेक्टिव के पास, उसे पूछें कि ये कितनी देर के लिए बंद हो सकती है, आप हाउ मच टाइम डू यू थिंक दिस वेबसाइट कैन बी ऑफ, तो ही वुड से आई विल नॉट लाइक इट टू बी ऑफ फॉर 1 मिनट इवन। तो आप कहते हैं चलें ठीक है, मैं वर्किंग करता हूँ और मैं रिडंडेंट फाइट बना के आपके पास लेके आता हूँ। उसके लिए आपको फिर देखें जी दूसरी साइड है, वहाँ पे आपको इतने बंदे भी रखने पड़ेंगे, ये भी करना पड़ेगा और इतने पैसे लगेंगे। तो देन ही वुड से नहीं इतना नहीं, वी कैन गो फॉर के 1 दिन या 2 दिन का हो भी जाए, आई कैन मैनेज। तो फिर आप कहते हैं चलो ठीक है सर, ये इसके हिसाब से फिर ये वाला बनता है, बिकॉज डाटा, बंदे, इक्विपमेंट, दे ऑल कॉस्ट मनी। तो इट इज़ ऑल अबाउट मनी कि जिधर पैसे ज़्यादा लगेंगे आपने उससे उस जगह पे नहीं जाना, एज़ पर दी सीनियर जो आपके उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से। यही चीज़ को दोबारा बताया हुआ है कि रिडंडेंट साइड में डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, पावर वगैरह भी मौजूद है। हॉट साइड में रियल टाइम पे नहीं हो रहा, वार्म साइड में डाटा तो जाता ही नहीं है और कोल्ड साइड में भी नहीं जाता। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैकअप स्ट्रेटजी क्या क्या हो रही है। जो मैंने आपको बताया था कि फुल, डिफरेंशियल और इंक्रीमेंटल, और चौथा उसने दे दिया है मिरर, कि जिसमें आपके पास डाटा ऑटोमेटिकली साथ साथ अपडेट हो रहा है। फुल बैकअप जो है वो तो फिर आपको मतलब अगर आप कॉन्टीन्यूसली बैकअप वेब दूसरी साइड पर ले रहे हैं तो देन यू डोंट नीड टू गो फॉर दिस। इसमें अभी तक किसी का कोई डाउट? ये डिफरेंशियल वाले और ये मिरर वाले बहुत सवाल आते हैं। वो आपको इस तरह के सिनेरियो दे देगा, आपको कहेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप जो है ना वो 12 घंटे के बाद आपने बैकअप्स लेने हैं और आपका इंसिडेंट जो है, और हर एक संडे को आप फुल बैकअप लेते हैं। द इंसिडेंट हैपन्स ऑन ट्यूसडे नाइट एट 6 o'clock। तो कितने बैकअप्स आपको चाहिए होंगे लेने के लिए? उसको कोई जवाब दे सकते हैं इसका? आपका जो बैकअप्स है वो 6 hours पे चल रहे हैं, डिफरेंशियल हैं, संडे की नाइट को आप फुल बैकअप लेते हैं और ट्यूसडे को हर आपने 1 बजे इंसिडेंट हो जाता है। आप डिफरेंशियल बैकअप ले रहे हैं, कितने बैकअप चाहिए होंगे आपको सिस्टम को वापस लाने के लिए? कितने? गुड। अगर यही मैं इंक्रीमेंटल कह दूं तो फिर कितने होंगे? कितने इंक्रीमेंट होंगे? नहीं, बैकअप तो नहीं, वो फाइल में डिपेंड करता। 6 घंटे पे फ़र्क पड़ता है। आपके पहला बैकअप आप लेंगे मंडे की सुबह 6 बजे, दूसरा बैकअप मंडे को 12 बजे, 1800, 2400, फिर उसके बाद अगले दिन सुबह 6 बजे और उससे अगला 12 बजे। तो कितने बैकअप्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 बैकअप्स लिए आपने, 6 प्लस 1 फुल बैकअप। ये लोग मिस कर जाते हैं अक्सर। तो 7 बैकअप्स आपने लिए हैं इसको अब वापस लाने के लिए। और इसमें डाटा लॉस कितना हुआ है आपका? अच्छा, ये तो हो गया आपका बैकअप्स लेने का तरीका। अब जब आपके पास मेमोरी अपने पास सेव हो रही है ना, तो उसमें भी आपके पास जो है ना, ये इसको रेड सेटअप कहते हैं, जिसमें आप डाटा को अपने पास सेव कर रहे होते हैं ऑन योर कंप्यूटर्स। उसमें आपके 3 चीज़ें आ रही हैं। ये वर्ड यूज़ हो रहा है इसके अंदर, रेड 0, स्लाइड दिखा देंगे साथ ही, रेड 0, रेड 1, रेड 1+0 और रेड 5। इसमें वर्ड यूज़ हो रहे हैं स्ट्रिपिंग, मिररिंग, स्ट्रिपिंग प्लस मिररिंग और पैरिटी। इसका किसी को मतलब पता है? नहीं पता? जब भी आपका बैकअप होता है ना, उसके बाद ये बैकअप की बात नहीं हो रही है, अभी आप अपने पास कंप्यूटर को सेव कर रहे हैं, अपनी डिस्क के ऊपर सेव कर रहे हैं, अपनी लोकल ड्राइव के ऊपर। तो हाउ वुड यू सेव दिस ऑन द कंप्यूटर? आप उसको सेव करेंगे, जब आप रेड 0 का मतलब ये है
कि आपका जितना डाटा है वो आधा आप इस पे सेव करें, आधा इस पे सेव करें। दिस इज़ स्ट्रिपिंग। मतलब अगर आपको डाटा है आपका 10 10 10 10 तो 10 10 इधर सेव कर दो, 10 10 इधर सेव कर दो। दिस इज स्ट्रिपिंग। दूसरा है आपका मिररिंग। मिररिंग का मतलब ये है कि इधर भी 10 10 10, इधर भी 10 10 10, तो आपको इसको कहते हैं हम, ये रेड 1 हो जाएगा आपके पास। और रेड 1 + 0 में ये हो रहा है स्ट्रिपिंग प्लस मिररिंग। इसमें आपको क्या करेंगे, आप 4 चाहिए होंगे आपको। इसमें तो आपको 2 चाहिए ना, इसमें आपको 4 चाहिए होंगी। ये 10 10 ये आपके पास, और दूसरी जगह पे एक और 1 1 1 1 1 8 दफ़ा है। तो इसको आपने 10 10 इस पर करके, इस पर भी 10 10 किया, इस पर भी 10 10 किया, इस पर भी 10 10 10 10, तो ये पूरा डाटा किधर भी पड़ा हुआ है, मिरर इधर भी हो रहा है आपके पास। इधर स्ट्रिपिंग होगी, जो एक दफ़ा पूरा आया स्ट्रिपिंग होगी दोनों जगहों पे, इधर से आया इधर भी स्ट्रिपिंग होगी आपके पास। तो दिस इज़ मिररिंग प्लस स्ट्रिपिंग, जिसको 1 + 0 कहते हैं। तो इसके लिए आपको मिनिमम कितनी डिस्क चाहिए होंगी, 4। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है जो पता होना चाहिए आपको कि स्ट्रिपिंग में आपको 2, मिररिंग में 2, ये स्ट्रिपिंग प्लस मिररिंग में आपको 4 चाहिए होंगी मिनिमम। एक होता है, इसको कहते हैं पैरिटी। पैरिटी में क्या होता है कि आप जो डाटा है वो आधा इसमें आधा इसमें, और इन दोनों को मिला के कोई मैथमेटिकल फार्मूलाज लगाते हैं कि वो तीसरा इसके अंदर पड़ा हुआ है। अब होगा ऐसे कि इनमें से कोई एक ख़राब हो भी जाए तो ये दोनों मिलके डाटा आपको रिक्रिएट करके दे सकते हैं। मिररिंग में क्या नुकसान था, आपको मिनिमम अगर आपने ये वाला काम करना था तो आपको 4 चाहिए थी। पैरिटी वाले केस में आप 3 के साथ भी गुजारा कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ पैरिटीज़। अगर 3 में से कोई एक भी ख़राब हो जाए तो 2 के साथ से आप रिक्रिएट कर सकते हैं डाटा को। दिस इज़ पैरिटी। पैरिटी के नाम से कि इन दोनों को कंप्यूटेशन करके मैथमेटिकल फार्मूलाज लगा के वो देखा होता है उन्होंने, कोई एक्स और एंड और वगैरह करके इसके अंदर सेव किया हुआ होता है। इट हैज़ द डाटा कि इनमें से तीनों में से कोई एक भी यू हैव लॉस्ट, यू लूज एनी वन ऑफ देम, तो यू कैन रिक्रिएट द डाटा विद 2, जहाँ पे आपको मिनिमम 4 चाहिए थी। तो दिस इज़ अ बिट बेटर फॉर दिस एस्पेक्ट। रिकवरी साइट होगी कहाँ पे आपकी, वेयर शुड यू कीप योर रिकवरी साइट? कोई वाइल्ड गैस ही लगा दो। डिज़ास्टर हुआ, एक गया तो बैकअप भी साथ गया, तो जहाँ पे आपने साथ रखा हुआ है उसी तरीके साथ रखा हुआ है, तो आपने बैकअप भी किया हुआ है बस। और ऑफ लाइन के भी आपको भी उन्होंने रखा होता है कि अगर आपने रखना है इसको तो आप उसको एटलीस्ट उसी एरिया में ना रखें, कोई जोग्राफिकली थोड़ा दूर करके रखना है आपने उसको, उसी एक जोग्राफिकल एरिया में। कि एक जगह पे ज़लज़ला आ गया, एक जगह पे फ्लड आ गया, तो दूसरी जगह पे भी आप उसको रिकवर कर सकें। एक और चीज़ यहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स। होता ये है कि जी कि आप, मेरे पास डाटा है, इन्वेस्टा के पास पड़ा हुआ है डाटा सेंटर बना हुआ है, इन्वेस्टा अपने पास डाटा सेव कर रहा है, साथ एक और बिल्डिंग है, कोई और ये पीछे फौजी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है या फौजी फाउंडेशन वाले हैं, इनके पास भी एक डाटा सेंटर बना हुआ है। अब एक ऑप्शन ये है कि वो अपना एक बनाए वो बैकअप साइट, और जो ये वाले हैं इन्वेस्टा वाले, ये अपना एक बैकअप बनाएं। दिस कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन, इजंट इट? बट इसका नुकसान ये है, लेकिन नुकसान ये है कि आपको डबल पैसे देने पड़ेंगे। एक ये है कि हम कहें कि जी आप हमारा बैकअप बन जाएं, मैं आपका बैकअप बन जाता हूँ। अगर मैं आप डाउन हो गया तो मैं आपके डाटा सेंटर से अपनी बेसिक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को अपने आप साइट को अप कर लूँगा। अगर आप डाउन हो गए तो आप मेरे पास से कर लेंगे। दिस इज़ नोन एज अ रेसिप्रोकल एग्रीमेंट, जिसमें 2 कंपनी आपस में बैठ के डिसाइड कर लेती हैं कि दे कैन वर्क ऑन बिहाफ ऑफ ईच अदर। इसमें कम लग रहे हैं ना, डबल पैसे तब लगेंगे कि अगर मैं अपना बनाता हूँ जाके साइट। अगर मैं
एक जगह जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं अपने रिकवरी साइट बनाना चाहता हूँ, मिरर बनाना चाहता हूँ, हॉट कोल्ड बनाना चाहता हूँ, जैसे मर्जी बनाना चाहता हूँ। अगर मैंने रेसिप्रोकल एग्रीमेंट कर दिया तो मेरी एक पक्की एक किस्म की मिरर साइट, एक किस्म की हॉट साइट तैयार है जहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं। तो वो बट इट इज़ अ मैटर ऑफ ट्रस्ट बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशंस कि अगर मेरी साइट डाउन हो गई तो मेरे बैकअप्स तुम्हारे पास सेव हो रहे हैं, तुम्हारे बैकअप्स मेरे पास सेव हो रहे हैं। तो ये रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स होते हैं। ये बस वाकई है कि जी कि आपने फैसिलिटी को देखना है कि वो हॉलीडे उसमें खुली तो नहीं हुई हैं, फायर रेजिस्टेंट होनी चाहिए आपके हिसाब से वो हैं, क्या वो आपको आम तौर पे लोग इससे इसलिए घबराते हैं कि होता ये है कि एक इंसिडेंट हो गया, आप डाउन हो गए, रेसिप्रोकल वाले से एग्रीमेंट तो हुआ है आपका, उस टाइम पे वो कहता है जी कि मेरे सिस्टम चल रहे हैं, मैं तो नहीं तुम्हें दे सकता। दैट इज़ अ इशू जो कि आपने ज़रा ट्रस्ट लेवल जिसके साथ अच्छा हो उसी के साथ आपने अपना रेसिप्रोकल एग्रीमेंट करना होता है। ये पॉइंट मैंने कवर कर चुका हूँ पहले ही। जब भी कोई सवाल आए जहाँ पे पर्सनल की रिकवरी आए, बंदे की बात आएगी, विदाउट एनी डाउट क्लिक ह्यूमन सेफ्टी इज़ द फर्स्ट थिंग। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ है कि क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग भी होती है आपके पास ना। क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग ये है कि आपने एक बंदे के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं रखना, आपने एक वो बंदा अगर वो भी एक आपकी डिपेंडेंसी बन गई ना, तो आपने यू नीड टू कीप अनदर इंडिविजुअल जिसको क्रॉस ट्रेन कराया हो कि एक का काम है तो दूसरे को भी वो काम आना चाहिए आपके पास। दिस इज़ हाउ यू गो अबाउट इट। आपने इफ़ योर सिस्टम गोज़ डाउन, अगर एक बंदा वो नहीं भी होता तो दूसरे को उसका मेयर मिनिमम काम करना आना चाहिए। तो ये आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को ताकि रिमूव करने के लिए आप आमतौर पे उसको दूसरे बंदों को भी क्रॉस ट्रेनिंग करते हैं। ये जो डाटा रिकवरी के ऑप्शन मैंने आपको बता दी कि BIA से आपको मिल गया MTD, RTO, RPO। बैकअप्स को हमने एक्सप्लेन कर दिया बहुत ज़्यादा। अब जब ये 3 वर्ड आगे आ रहे हैं, डेटाबेस शेडोइंग, रिमोट जर्नलिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉल्टिंग। डेटाबेस शेडोइंग ये है कि आपकी मिरर साइड में जो है वो डेटाबेस शेडोइंग हो रही होती है कि जो डाटा इधर सेव हो रहा है सेम डाटा वहाँ पे सेव हो रहा हो। दिस इज़ डेटाबेस शेडोइंग। रिमोट जर्नलिंग में ये होता है कि आप तमाम डाटा को सेव नहीं करते दूसरी जगह पे, सिर्फ अपनी जो लॉग्स हैं उनको दूसरी जगह पे भेज देते हैं ताकि कोई इंसिडेंट हो जाए तो आपको उसकी वो इंसिडेंट हैंडलिंग या उसकी जो फोरेंसिक करने के लिए या डाटा को समझाने के लिए यू आर इन अ बेटर कंडीशन कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें प्रॉब्लम को और क्या हुआ था, व्हाट वेंट रॉन्ग। तो वो आपको ये रिमोट जर्नलिंग से बचल जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक वॉल्टिंग में ये होता है कि आप जो बैकअप्स मेन वाले हैं कि आप रात के टाइम पे सारा डाटा जो है वो इकट्ठा करते हैं एंड देन यू इन बैच फाइल आप दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो कि हमने इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल की बात की थी आपसे। रिकवरी की जो प्लान है ना, मैंने टेस्ट का आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा उसमें। अब टेस्ट कैसे करने के, ये 5 चीज़ें दी हुई हैं इसके अंदर: रीड थ्रू, स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू, सिमुलेशन, पैरेलल और फुल इंटरप्शन। एनी आइडिया व्हाट कुड बी द रीड थ्रू? रीड थ्रू ये है कि हमने डिज़ास्टर रिकवरी प्लान बना लिया, मैं आपको सबको एक कॉपी दे दूँ और आप लोगों को आप पढ़ लें इसको और हम इसके बाद में बात कर लेंगे किसी टाइम पे। दिस इज़ सिंपल रीड थ्रू। रीड थ्रू इज़ जस्ट गिविंग, और आप साइन करा लो कि आपने ये जो ना मैंने अपना जो डिज़ास्टर रिकवरी प्लान है वो मैंने पढ़ लिया, मुझे मिल गया। इट इज़ अ वेरी वीक वे ऑफ टेस्टिंग द डिज़ास्टर रिकवरी प्लान। स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू में ये होता है कि आप सब एक टेबल पे बैठ जाते हैं, एवरीवन गोज़ थ्रू कि अच्छा अभी ये सिनेरियो जिस तरह से मैंने बताया आपको कि अभी इस टाइम पे एक इंसिडेंट हो गया, व्हाट वुड यू डू। हर बंदा अपना बताता है कि अच्छा जी ये मेरी ड्यूटी होगी, मैं ये काम करूँगा। दूसरा कहता है अच्छा ये मैं ये काम करूँगा, ये करूँगा। देन दे सिट डाउन, सिट टुगेदर, और ये ज़ुबानी कलामी जो है वो एक किस्म की वॉर गेमिंग करते हैं कि इफ़ दिस थिंग हैपन देन व्हाट आई विल डू, यू विल डू दिस, आई विल एक्सेप्ट दिस थिंग। वो कहेगा नहीं ये काम तुम्हारा नहीं, ये मेरा बनता है। तो इस तरीके से ज़रा जो आपकी जो डी कॉन्फ्लिक्ट की चीज़ें वो डी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती हैं अच्छे तरीके से। सिमुलेशन टेस्ट में आप ये करते हैं कि आप कुछ चीज़ों को वॉक थ्रू ही करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकली बंद करके देखते हैं जो कि नॉन क्रिटिकल इवेंट है। उनको आप जो है ना वो कुछ को बंद कर देते हैं और कहते हैं जी कि दूसरी जगह पे जाके चलाओ और देखो ज़रा कि अब क्या होगा। लेट्स क्लोज दिस नॉन फंक्शनल या नॉन क्रिटिकल इवेंट है हमारी, नॉन क्रिटिकल एक एंटिटी है हमारी चीज़ की, क्लोज इट। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि ये बंद होगा तो आगे कैसे चलेगा। दिस इज़ सिमुलेशन टेस्ट, मतलब इसमें कोई प्रैक्टिकली भी हम थोड़ी सी चीज़ें बंद करके देखते हैं। पैरेलल टेस्ट में जो होता है वो होता है ये है कि आपका इनिशियल जो मेन साइट है उस पर काम चलता रहता है, आप सेकेंडरी साइट के ऊपर कुछ लोगों को भिजवा के कहते हैं कि आप जाएं एंड गो एंड ऑपरेट इट।
तो देखते हैं कि कितनी देर में वो लोग जो है वो सेकेंडरी साइड को जाके आप करते हैं और कितनी देर तक चलाते हैं उसको, यू नोट दैट टाइम, और उसकी चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या मसले हो सकते हैं उसके ऊपर। प्रैक्टिकली आपने मतलब मेन आपका इक्विपमेंट जो चल रहा है अपने ऑपरेशंस को छेड़ते नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं जी आपका ये वाला चीज़ ख़राब हो गया है, अभी जो और सेकेंडरी साइड को आप करो, तो आप जहाँ पर जाते हैं और उसको आप करते हैं। दिस इज़ पैरेलल टेस्टिंग। और फुल इंटरप्शन टेस्ट ये है कि आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप है उसको पूरा बंद कर देते हैं और कहते हैं अभी बंद हो गया, अभी जो और दूसरी साइड पे चला के दिखाओ मुझे कैसे चलेगा। आई होप इट इज़ क्लियर, क्योंकि इसमें भी सवाल काफ़ी आ जाते हैं अक्सर। माई एम इज़ कि आपको इस टाइम पे जो एक सीसी के एग्ज़ाम में जिस तरह के सिनेरियोज़ क्रिएट होते हैं वो सिनेरियोज़ आपको बता दूँ, वो इसी किस्म के सवालों में आपको घुमाएगा, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताए थे कि आप ये जो है कौन सा टेस्टिंग टाइप जो है वो सबसे ज़्यादा सिक्योर है या सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो आपका क्या होना चाहिए जवाब? सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है फुल इंटरप्शन टेस्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरा भी इसी में ही है, आपका वापस आके सिस्टम ना चले। फिर सिमुलेशन टेस्ट भी अच्छा है, ठीक है, पैरेलल टेस्टिंग भी ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू भी ठीक है। मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन। वो आपको एक सिनेरियो देगा, उसके बाद बताएगा कि यहाँ पे आप मेन सिस्टम को ख़राब नहीं कर सकते और आपने बेस्ट पॉसिबल वे फाइंड करना है, तो आप कहेंगे मैं पैरेलल टेस्ट की तरफ जाना चाहता हूँ कि यहाँ पे चलता रहे, मेरी चीज़ चलती की चलती। आप तमाम वो सिनेरियो डिस्कस करना चाहते हैं और पैसे भी लगाने चाहते हो और अपने ऑपरेशंस को बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहते, तो आप स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू भी जाते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग बहुत रिमोटली बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत नहीं कर सकते, दे कैन नॉट कम टुगेदर, हाउ वुड यू इंश्योर डिज़ास्टर रिकवरी टेस्ट करेंगे, आप रीड थ्रू उनको कॉपी भिजवा देंगे डिज़ास्टर रिकवरी की, आप पढ़ें उसके बाद से और देखें। तो दिस इज़ हाउ द क्वेश्चन विल कम। तो पहले तो आपने प्रिवेंटिव कंट्रोल्स को देखना है कि आपका सिस्टम ना बैठे, जो मैंने कहा था कि बीसीपी आपका चलता रहे। अगर बीसीपी नहीं चल सका तो आपने यू हैव टू गो फॉर दिस डिज़ास्टर रिकवरी, तो फिर आपने इसके ऊपर फैसिलिटी की रिकवरी करनी है और पर्सनल रिकवरी करनी है, डाटा की रिकवरी करनी है। ये हम बातें कर चुके हैं पहले। अभी तक किसी का कोई डाउट? This is a very important topic as regard to exams. A lot of questions come from this for this, इसीलिए मैंने इस पर काफ़ी टाइम लगाया। If you have any doubt, please let me know right now. क्या आपको समझ आ गया इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल बैकअप्स में फ़र्क, वार्म, हॉट और कोल्ड साइड में? अगर कोई आप कहते हैं कि अगर आपने कोई साइट है जिसको आपके पास 4 दिन में आपने आप करना है, तो कौन सी टाइप ऑफ साइट रखेंगे आप? मैंने आपको 4 बताई थी ना, वार्म, कोल्ड, मिरर और हॉट साइट। कौन सी साइट होगी अगर 4 दिन के अंदर अंदर आपने रिकवरी रखनी है? अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है और आप जो है ना वो कहते हैं कि रिकवरी के लिए होनी चाहिए, लेकिन रिकवरी साइट होनी ज़रूर चाहिए आपके पास, तो फिर आप कोल्ड साइट की तरफ जाएंगे। ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद से हम फिर उसके बाद विल स्टार्ट ऑफ विद दिस एक्सेस कंट्रोल प्रिंसिपल्स पॉइंट्स। अच्छा जी, मूविंग अहेड, एक्सेस कंट्रोल कॉन्सेप्ट्स। टोटल जो आपकी है ना ये टेक्निकल साइड पर जो मेन चीज़ है आपने जो इंश्योर करनी होती है वो ये है कि राइट बंदे को राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये चीज़ जो बनानी है आपको, दिस इज़ नोन एज एक्सेस कंट्रोल। इसमें जो एक्सेस का होता है कि 3 बंदे यूज़ होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और रूल्स। सब्जेक्ट्स वो हैं कि वो लोग जो कि काम कर रहे हैं, आप सब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट हैं कंप्यूटर्स वगैरह जिस पे आप काम कर रहे हैं, और रूल्स के आप उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कौन से सब्जेक्ट को कौन से ऑब्जेक्ट को किस रूल के तहत परमिशन देनी है। दिस इज़ व्हाट एक्सेस कंट्रोल इज़, नथिंग एल्स। दूसरा है कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं कि डिफेंस इन डेप्थ। जब भी आपने कोई डिफेंस प्लान करना है साइबर सिक्योरिटी का, इट हैज़ टू बी लेयर डिफेंस। इट कैन नॉट बी लाइक दिस कि आपने एक रखा हुआ है डिफेंस और अगर वो आपका ब्रेक हो जाए तो पीछे उसको खुला हाथ मिला हुआ है, ही कैन गो अप टू एनी लेवल। तो जिस तरह आप अपने घर में रखते हैं कि आप पहले किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, उस सोसाइटी में आप पैरामीटर फेंस लगी हुई है, फिर आपके घर में एक जो है वहाँ पे एक पैरामीटर फेंस है, उस घर के अंदर भी आपने दरवाजे लगाए हुए हैं, अंदर एक बाहर वहाँ पे उसके अंदर लॉक लगाए हुए हैं, उसके अंदर भी आपने कमरे के अंदर कुंडियाँ लगाई हुई हैं कि अगर कोई बंदा बाहर से आने वाला है वो बाहर से क्रॉस भी कर जाए तो जो मेन जो चीज़ें आपकी जो मेन जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज़ें हैं, ही शुड नॉट बी एबल टू एक्सेस दैम। तो दिस इज़ व्हाट इज़ डिफेंस इन डेप्थ। व्हेनेवर यू प्लान फॉर समथिंग, आपने इसको डिफेंस इन डेप्थ प्लान करना है।
प्रिंसिपल्स ऑफ लीस्ट प्रिविलेज जो है वो ये कहता है कि जितनी एक बंदे को इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे ज़्यादा आपने इन्फॉर्मेशन नहीं देनी उसको। अगर एक बंदे को रिक्वायरमेंट है अपना काम करने के लिए 4 फाइलों का एक्सेस होनी चाहिए, तो ही शुड नॉट हैव एक्सेस टू द 5th फाइल। ही शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न टू एक्सेस दिस 5th फाइल। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट। ये अभी आगे भी हम देख लेते हैं। ये है कि आपके जब भी होते हैं, आपको कंप्यूटर में देखते हैं कि एडमिन होते हैं, रूट यूज़र्स होते हैं, वो यूज़र होते हैं जहाँ पे आपको जिनको तमाम किस्म की एक्सेस होती है। तो वो जो आपका जो अटैकर जब भी आपके अंदर ही गेट्स द एंट्री इनसाइड यू, ही ऑलवेज ट्राइज टू गेट द एक्सेस टू द प्रिविलेज एक्सेस लेता है, वहाँ पे कोशिश कर रहा होता है। उसके लिए इसको प्रिविलेज एस्केलेशन कहते हैं, उसको जो गेटिंग इनसाइड द सिस्टम एंड देन गेटिंग टू द रूट, जहाँ से वो उसके पास मेन इंफॉर्मेशन या मेन जो उसको रिक्वायर्ड डाटा है वो उसको ले सके। उसके तो आपने जो देखना है वो आपने प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करनी है कि ऐसे लोगों को ही एक्सेस देनी है, प्रिविलेज एक्सेस जिनको वाकई ज़रूरत है। एंड दोज शुड नॉट बी गिवन एक्सेस फॉर मोर देन द टाइम विच इज़ रिक्वायर्ड। इट शुड बी जस्ट इन टाइम काइंड ऑफ एक्सेस। अब मैंने ये जो मैनेजमेंट वाली बात की थी ना आपको, यूज़र प्रोविजनिंग, ऑन बोर्डिंग एंड ऑफ बोर्डिंग। व्हाट इज़ ऑन बोर्डिंग? क्या होता है ऑन बोर्डिंग? जब भी आप एक जगह पे आप आते हैं ना, किसी एक नई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, आप अभी आप यूनिवर्सिटियों में गए होंगे, वहाँ पे आपके अकाउंट बने होंगे, आपको एक आईडी कार्ड इशू हुआ होगा, ऐसे ही होता है कि नहीं होता? आपको कोई अगर कोई उनका LMS है उसका एक एक्सेस दी गई होगी। आप यहाँ पे आए हैं, आपको पहले आपने एक अप्लाई किया फॉर्म के ऊपर, यहाँ पे आए होंगे, आपको एक ईमेल आई होगी, इधर आके भी आपको पासवर्ड दे रहे हैं और ये सब। तो ये जो सारे प्रोसीजर्स हैं, दीज आर नोन एज ऑन बोर्डिंग। और ऑफ बोर्डिंग क्या है? जब आपने किसी एक बंदे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, जब वो बंदा अपना लॉजिकली अपना टाइम उसका ख़त्म हो गया है, ही इज़ लिविंग इट ये ऑर्गेनाइजेशन, देन दैट थिंग इज़ नोन एज ऑफ बोर्डिंग। आगे ये फिजिकल और एक्सेस कंट्रोल में अभी आपको बता देता हूँ। डैक, मैक और RBAC, इसको हम आगे पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। अभी मैंने आपको कहा था कि डिफेंस इन डेप्थ और कंट्रोल्स। अभी जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स होते हैं ना, इनके 3 टाइप्स होते हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉजिकल, टेक्निकल और फिजिकल। नो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको एक कंट्रोल देगा और कहेगा ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, लॉजिकल है, या टेक्निकल है, या फिजिकल है, बताएं। व्हाट डू यू थिंक कैन बी अ फिजिकल कंट्रोल? यहाँ पे आप बिल्डिंग में आए हैं, इसमें फिजिकल कंट्रोल क्या लिखा होगा आपने? गुड, बेहतरीन। और कोई CCTV कैमरा लगे हुए होंगे देखने के लिए, कोई आपके जो है दरवाजे लगे हुए हैं, उनके ऊपर ताले लगे हुए हैं, कोई आपके एंट्री के लिए बायोमेट्रिक की डिवाइस लगी हुई है। दीज आर ऑल फिजिकल कंट्रोल्स। यहाँ पे आप वो तमाम कंट्रोल जो कि आपको रोकते हैं या आपको कंट्रोल कर रहे हैं टू डिनाई यू एक्सेस टू दी सिस्टम जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, दिस इज़ नोन एज फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। तो बस दिस इज़ मोटी बात अगर आपने देखनी है कि ये आपको कंट्रोल की टाइप देगा और कहेंगे ये फिजिकल है, लॉजिकल है, टेक्निकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है। तो ये फिजिकल कंट्रोल वो होंगे जो कि फिज़िकली आप कोई एक्सेस को रोक रहे हैं टू द डिवाइस। तो उसको आप कमरे के हिसाब से देख लें कि जहाँ से आप एंटर हो रहे हैं, फ्रॉम देयर टू द प्लेस यू सिट, गो एंड सिट ऑन दी टेबल जहाँ पे कंप्यूटर पड़ा हुआ है, वो तमाम कंट्रोल जो हैं वो दोज आर फिजिकल कंट्रोल्स। लॉजिकल और टेक्निकल कंट्रोल्स वो हैं जो कि आपके लॉजिकल या नेटवर्क अटैक से आपको रोक रहे हैं। वो क्या हो सकते हैं? फायरवॉल्स कोड और IDS, IPS कल हमने पढ़ा था, SOAR को पढ़ा था, SIEM को पढ़ा था हमने। ये सारे क्या हैं? लॉजिकल या टेक्निकल कंट्रोल्स। अब ये तो दोनों चीज़ें पूरी होगी, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स कहाँ से आ? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, इसके साथ एक वर्ड भी लिखा हुआ है, पॉलिसीज़। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स वो रूल्स हैं जो आपको बताया जाता है कि ये रूल्स आपने फॉलो करने हैं, वो मैन मेड होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं कि जो आपको एक्सेस को डिनाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये पॉलिसी बना दें कि जो भी पासवर्ड बनेगा वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ होगा। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आई होप जो नहीं आए थे पहले दिन उनको बता दूं दोबारा कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये होती है कि आप एक लेवल से नहीं आप एक्सेस करते, यू हैव 2 to 3
वेज टू एक्सेस दी योर सिस्टम, जिसमें आपको 3 टाइप्स होती हैं। आप किसी को कहते हैं समथिंग यू नो, समथिंग यू हैव और समथिंग यू आर। ये नज़र भी आ रहा है पीछे कि नहीं आ रहा आपको, कि नहीं नज़र आ रहा? आई होप दिस बोर्ड इज़ विजिबल। खामोशी का मतलब मैं ये लूँगा कि नहीं नज़र आ रहा, आ रहा है नज़र। समथिंग यू नो, समथिंग यू आर और समथिंग यू हैव। समथिंग यू नो क्या हो सकती है? गुड। समथिंग यू आर क्या हो सकती है? फिंगरप्रिंट। गुड। बायोमेट्रिक्स। और क्या होता है उसके अलावा? फेशियल, आइज, आइरिस होता है, इसके आंखों के दरमियान आपका वो स्कैन कर लेता है। रेटिना स्कैन होता है, फेस रिकग्निशन। दीज आर समथिंग यू आर। और समथिंग यू हैव क्या है? कोई फिजिकल डिवाइस, कोई कार्ड, कोई पास, कोई चीज़, कोई मोबाइल फ़ोन जिसके ऊपर आपको OTP आ रहा है, तो ये सब क्या होगा? समथिंग यू हैव। तो जब भी आप MFA की बात करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर इट हैज़ टू बी अ कम्बिनेशन ऑफ these two, one of these two, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर एक जगह पे एक ही चीज़ है, अगर आपको पासवर्ड पता है या पास की पता है, तो वो MFA नहीं होगा। कि अगर आपने 2 पासवर्ड लगा दिए एक जगह के ऊपर, दिस इज़ नॉट MFA। आप पासवर्ड लगाएं और बायोमेट्रिक लगाएं तो फिर वो आपका MFA बनता है। आप पासवर्ड लगाएं और आपका लैपटॉप को या OTP होता है आपका, जिसके थ्रू आप आजकल बैंकिंग ऐप्स में जाते हैं, दिस इज़ MFA। तो ये आपने हमेशा जो सवालों में होता है, तो दिस इज़ वेरी, वो करते हैं कि व्हाट इज़ 2FA एंड व्हाट इज़ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो आपकी पॉलिसीज़ हैं जिनको आपने यूज़ करना है, और इनके थ्रू आप लोगों को रोकते हैं, लोगों को रूल्स बता देते हैं कि ये रूल्स आपने फॉलो करने हैं। आप उन रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। कि रात को 12 बजे कोई बंदा जो है वो बिल्डिंग के अंदर एंटर नहीं होगा। आपने लॉक नहीं लगाए हुए, लेकिन आपने एक रूल लगा दिया है कि जी 12 बजे के बाद कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ प्यूनिटिव मेजर लिए जाएंगे। दिस इज़ अ पॉलिसी, दिस इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। तो दिस इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। आपने फिजिकली कोई चीज़ नहीं लगाई, बिल्डिंग आपने खुली छोड़ दी, लेकिन सबको बता दिया कि 12 बजे अगर कोई पकड़ा गया तो वी विल हैव सम पनिशमेंट फॉर हिम, ही विल हैव सम प्यूनिटिव मेजर्स अगेंस्ट हिम। तो दोज आर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। और सबका मकसद क्या? आपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है। एक्सेस कंट्रोल के एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए थे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और रूल्स। सब्जेक्ट वो हैं जो कि कौन बंदा है जिसने लगाना है, एक्सेस लेनी है। ऑब्जेक्ट वो है जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं, और रूल्स कब और कहाँ और कैसे आपने उसको एक्सेस करना है। दिस इज़ एक्सेस कंट्रोल। डिफेंस इन डेप्थ थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। अब अगर आपने तीनों टाइप्स के कंट्रोल लगाए हुए हैं, कि आपने कहा कि मैंने फ़िज़िकल कंट्रोल भी लगाए हुए हैं कि बिल्डिंग के अंदर कोई एंटर भी ना हो सके, मैंने पॉलिसीज़ भी इशू की हुई हैं कि कोई बंदा अगर रात के टाइम पे आएगा तो उसके ख़िलाफ़ मैं एक्शन लूँगा। फिर आपने फ़िज़िकल चेक्स भी लगाए हुए हैं कि बाहर से बंदा एंटर होगा तो पहले इस बिल्डिंग पे जाएगा, फिर दूसरी बिल्डिंग पे जाएगा, वहाँ पे चेक होगा। तो दोज आर फिज़िकल कंट्रोल्स। एंड देन आपने लॉजिकल कंट्रोल्स या टेक्निकल कंट्रोल्स लगाए हुए हैं नेटवर्क पे, फायरवॉल्स लगा दी, IPS IDS लगा दिया। अपने जो कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर आपने कोई पासवर्ड लगाए हुए हैं, होस्ट के ऊपर कोई आपने उसके ऊपर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है, दैट इज़ नेक्स्ट टाइम डिफेंस। और एप्लीकेशन जिसके ऊपर आपने काम करना है उसके ऊपर भी आपने कोई ना कोई कंट्रोल लगाया हुआ है, कोई ना कोई पासवर्ड लगाया हुआ है। जैसे आपने आप कहते हैं कि आपके इस कंप्यूटर के ऊपर कोई बैंकिंग ऐप को खोल ना सके रात के टाइम पे, तो आपने पहले बाहर के लिए पॉलिसी इशू कर दी कि कोई बंदा एक्सेस नहीं कर सकता आफ्टर 6 o'clock। फिज़िकल कंट्रोल आपने लगा दिया कि गार्ड भी खड़ा कर दिया, आपने दरवाज़ा भी बंद कर दिया, आपने कुंडी भी लगा दिया, आपने CCTV कैमरास भी लगा दिए। फिर भी कोई बंदा अगर एंटर हो गया अंदर, नेटवर्क के अंदर घुस भी, वहाँ पे पहुँच भी गया, यहाँ पे आके आपने बायोमेट्रिक डिवाइस भी को उसने गो थ्रू कर लिया,
तो यहाँ पे अगर वो लॉगिन करने की कोशिश करेगा रिमोटली या यहाँ से बैठ के सर्वर के साथ, तो उसको यहाँ पे रोका जाएगा। फिर वो कंप्यूटर के ऊपर जिस पे बैठा हुआ है उस पर पासवर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे उसको रोका जाएगा। फिर एप्लीकेशन जो है, जो कि कंप्यूटर की जिसके ऊपर बैठे हुए हैं आप, जिसको खोल रहे हैं आप, जिसके मतलब बैंकिंग ऐप वाली जो है, उसके ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है। तो यू हैव डिफेंस एट मल्टीपल लेवल्स, जिसके तहत आप जो है ना उसको रोक सकते हैं। तो ऑलवेज गो फॉर डिफेंस इन डेप्थ। इट इज़ अ मेन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ साइबर सिक्योरिटी, नेवर हैव वन डिफेंस। अब आजकल जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको कहते हैं ज़ीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस। वो ये कहते हैं कि अगर आपने सारा कुछ कर भी लिया, ZTNA का नाम सुना है किसी ने, कहीं सुना आज तक? काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चल रहा होता है ZTNA। इट इज़ नोन एज ज़ीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस। व्हाट डज इट डू? ZTNA का पर्पज़ ये है कि इवन इफ़ आप एक दफ़ा लॉगिन कर चुके हुए हैं और आप एक्सेस कर चुके हुए एक एप्लीकेशन के अंदर, आप जो भी काम करेंगे हर दफ़ा आप ऑथेंटिकेट होंगे। अगर आप ठीक होंगे, आप एक्सेस आपकी मानी जाएगी। इवन देन यू विल बी गिवन एक्सेस टू द नेक्स्ट स्टेप, अदरवाइज यू विल नॉट बी गिवन एक्सेस। दिस इज़ ZTNA। तो ये जो आजकल के कॉन्सेप्ट में ये ZTNA इज़ गेनिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन कि किस तरीके से ZTNA को करना है हमने। अच्छा, यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, नीड टू नो और प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। दोनों का पर्पस सिर्फ यही है कि जिसको इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसी को इन्फॉर्मेशन हो, उसके अलावा किसी बंदे को ना दी जाए। लीस्ट प्रिविलेज ये है कि आपने उस बंदे को सिर्फ उतनी ही प्रिविलेज दी हुई है, आप जितनी उसको रिक्वायर्ड है, उसके अलावा आप उसको एडिशनल एक्सेस नहीं देते आप। और नीड टू नो है कि जितनी उसको नॉलेज चाहिए उतनी ही चीज़ देंगे, उसके अलावा नहीं आप बताते। इनका फ़ायदा क्या है कि आपकी जो है ना वो सिक्योरिटी इंसिडेंट कम हो जाते हैं। और अगर कोई अगर आप, अच्छा, किसी ने VLAN सेगमेंटेशन का नाम सुना हुआ है आज तक नेटवर्क सिक्योरिटी वाले किसी बंदे ने? तो वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क में हम ये करते हैं कि आपकी जो एक ये नेटवर्क लगा हुआ है फॉर एग्जांपल इस पूरी बिल्डिंग के अंदर, अब तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, बट आप इसमें डिफ़ाइन कर देते हैं कि ये 4 कंप्यूटर्स जो हैं ये सिर्फ इस वर्चुअल लैन के ऊपर होंगे। ये कंप्यूटर जो हैं सिर्फ देख रहे हैं, आपके एक्सेस कर सकते हैं टू दी ये ऑपरेशंस को देख रहे हैं, या ये 4 जो हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो नेटवर्क बना हुआ है वो उसको विजिबल ही नहीं होगा जो ऑपरेशन वाले जो हैं। तो दिस इज़ हाउ यू गो हैड के नेटवर्किंग लेवल पे लीस्ट प्रिविलेज आप इस तरीके से चलाते हैं कि यू डिवाइड द नेटवर्क इनटू वेरियस सेगमेंट्स, और हर सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के लिए इनविजिबल होगा। 2 PC साथ साथ पड़े होंगे, लेकिन लॉजिकली हमने डिफ़ाइन किया होगा कि ये वाला PC जो है ये VLAN उसके ऊपर है, ऑपरेशन वाली के ऊपर है, और ये वाला PC जो है ये डाटा वाली VLAN के ऊपर है, या ये एडमिनिस्ट्रेशन वाली VLAN के ऊपर है। तो दोनों के दोनों जो हैं वो आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते। अगर कोई एक दफ़ा एक्सेस कर भी लेगा आपके जो ऑपरेशन वाले नेटवर्क के ऊपर, तो एडमिनिस्ट्रेशन वाले नेटवर्क को नहीं देख सकता। दिस इज़ हाउ वी इंश्योर दिस वर्चुअल लैन एंड ये अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको थोड़ा सा इसको बेसिक स्टार्ट कर दूंगा कि व्हाट इज़ वर्चुअल लैन, व्हाट इज़ VPN, बिकॉज ये चीज़ें काफ़ी आगे आएंगी, वरना ये टॉपिक है अगले वीक का। यहाँ पे ना ये क्लूजन का वर्ड लिखा हुआ आता है। क्लूजन का मतलब यही है कि आपने जो ये ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरनल थ्रेट को सबसे ज़्यादा जो आपको ख़तरा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, डेट इज़ एन इंटरनल थ्रेट। आई गिव यू अ लाइव एग्जांपल जो हमारे साथ हुई। वहाँ पे हमने एक कोड बनवाया एक वेबसाइट का, वेबसाइट डिप्लॉय हो गई, और जिस बंदे से बनवाया था उसको रखा गया फॉर सम SLA के ऊपर कि जी आपकी मंथली इतनी होगी, ऑपरेशनल मेंटेनेंस आप करेंगे। सम हाउ ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। सम हाउ वो जो बंदा जिसको देने थे पैसे, और ऊपर से वो चेंज हुई आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, सीनियर मैनेजमेंट, तो जो नए बंदे आए उन्होंने कहा यार किसको पैसे देने की क्या ज़रूरत है, एप्लीकेशन तो बन गया है, कोई मसले भी नहीं आ रहे, फारिग करें इसको वहाँ पे। तो उस बंदे को फारिग कर दिया गया।
और एक आधे महीने की तनख्वाह भी शायद नहीं दी गई। तो व्हाट ही डिड वाज, जैसे वो बाहर निकला उसने जाके जो डाटा पड़ा हुआ था वो उसने वेबसाइट का सीक्रेट डाटा डार्क नेट पर चढ़ा दिया। अब ये एक इनसाइडर थ्रेड थी विच हैड नो, हमारे पास जो है ना इसका उस टाइम पे नहीं उस ऑर्गेनाइजेशन को हुआ और ये नुकसान हुआ उनको। यहाँ पे क्या चीज़ करनी चाहिए थी उनको? मैंने आपको पीछे 2 वर्ड बताए थे, ऑन बोर्डिंग एंड ऑफ बोर्डिंग। ऑन बोर्डिंग के टाइम पे जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बंदे को लेकर आते हैं, यू मेक श्योर कि ही हैज़ नोज़ ऑल दी पॉलिसीज़, क्या क्या चीज़ें उसने इम्प्लीमेंट करनी है। उससे आप नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जिसको NDA कहते हैं वो साइन करवाते हैं। उसके अलावा आप उससे कह सकते हैं कि किसी टाइम पे भी हम आपको एक और वर्ड यूज़ होता है नॉन कम्पीट एग्रीमेंट, कि अगर आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ेंगे तो आप मेरे किसी कंपेटिटर के पास ही जाएंगे ताकि मेरी इन्फॉर्मेशन लेके जाएं। तो दैट इज़ नॉन कम्पीट, NCA कहते हैं उसको। तो ये वाले साइन करवाते हैं आप उसको लाते हैं तो उसको प्रॉपर ऑन बोर्ड करके लेकर आते हैं। उसको तमाम एक पॉलिसीज़ में हम 4th वीक में पढ़ेंगे, एक्सेप्टेबल यूजेबल पॉलिसी। उसको पॉलिसी दिखाते हैं कि यार ये आप एज ए यूज़र आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है और आपने ये काम करना है। प्रॉब्ली आपको भी जब मेल आई होगी तो उसमें कुछ लिखा हुआ होगा कि ये आप ऑर्गेनाइजेशन है, ये टाइमिंग आपने फॉलो करनी है, इधर आना है, ये टाइम करना है, दिस इज़ AUP, यहाँ पे आप मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर सकते, दिस इज़ एक्सेप्टेबल यूज़र पॉलिसी। इसी तरीके से जब एक बंदा जाता है वहाँ पे उसको ऑफ बोर्डिंग कहते हैं, और उसकी जब सर्विसेज को टर्मिनेट किया जाता है तो इट हैज़ टू बी लाइक दिस कि उसकी जो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होनी चाहिए। उसके एक्सेस जो है वो फ़ौरन ख़त्म कर देनी चाहिए आपको। उसको अलाउ ही नहीं होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सके। आपने अगर उसके पास कोई पासवर्ड जो प्रिविलेज राइट्स हैं, आपने पासवर्ड चेंज करना है, आपने इंश्योर करना है कि वो बंदा अपने साथ कोई किस्म के उसे लिखवाना है कि इसके बाद से कोई इन्फॉर्मेशन गई तो यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस। तो दिस इज़ ऑफ बोर्डिंग। तो जो ऑन बोर्डिंग और ऑफ बोर्डिंग का पोर्शन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइबर सिक्योरिटी टू स्टॉप दिस के लोग जो है ना ये बाद में इनसाइडर थ्रेट को कम कर सकें। और क्लूजन जो है वो ये है कि 2 बंदे आपस में मिलके काम कर रहे हैं और उनको आपने रोकना है। इसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए आप ये करते हैं कि आपने सेपरेशन ऑफ ड्यूटी कर दी कि एक जो भी काम होगा वो एक बंदा अप्रूव नहीं करेगा, वो 2 बंदे अप्रूव करेंगे। आप बैंक जाते हैं तो आपको पता है कि किसी ने चेक निकलवाया कि नहीं निकलवाया। आप पहले कैशियर के पास जाते हैं, वो कैशियर किसी और बंदे को देता है, वो उस पर मोहर लगाता है, वो तीसरे पे लगाता है, बैंक मैनेजर साइन करता है, फिर आपको पैसे मिलते हैं। खाली कैशियर जो है वो आपको पैसे नहीं दे सकता। ये जो काम है एक बंदा वो ड्यूटी नहीं करेगा, 3 बंदों से अप्रूवल होगा। दिस इज़ नोन एज सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़। तो सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ हैज़ टू बी देयर व्हेन एवर यू गो फॉर दिस, कि एक बंदे के पास सारी वो पावर्स नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी मल्टीपल इंडिविजुअल्स जिनको आपने एक्सेस देनी है। और दूसरा बाद दफ़ा ये भी होता है कि एक बंदा होता है जिसको सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है, बाकी किसी को पता नहीं होता। वो बंदा चला गया, वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर जो हमने पीछे बात भी की है कि क्रॉस फंक्शनल हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कि उसका काम दूसरे बंदे को भी पता होना चाहिए। तो इसीलिए आप जो है ना जॉब रोटेशंस करते हैं, एक बंदे का काम दूसरे को देते हैं, दूसरे का काम तीसरे को देते हैं। यू रोटेट द इंडिविजुअल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्रॉस ट्रेनिंग्स करवाते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू प्रिवेंट दिस कोल्यूजन और ये जो बाकी प्रॉब्लम इनसाइडर थ्रेट को कम कर सकते हैं आप। कोल्यूजन में ना वो कई दफ़ा वो सवाल ये भी देते हैं जी कि आप मैंडेटरी लीव्स भी आपको एक लिखा हुआ होता है कि आप जो है ना कुछ अर्से बाद लोगों को मैंडेटरी लीव्स दें। दिस इज़ पार्ट ऑफ गुड साइबर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स। द मेन रीज़न बिहाइंड इट कि दफ़ा लोग छुट्टी जाएंगे एक दफ़ा तो पीछे से किसी और को ड्यूटी मिलेगी तो पता चलेगा कि पीछे उसने क्या क्या कार्रवाइयाँ की हुई और क्या क्या प्रॉब्लम्स करता रहा। वो प्रिविलेज अकाउंट मैंने आपको बताया था कि प्रिविलेज अकाउंट वो हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं जिनके पास, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग ट्रस्टेड हैं और वो अपनी जो उनको अब्यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिविलेज अकाउंट मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
आपने जितने भी आपके अकाउंट्स हैं जिनको आपने प्रिविलेज दी हुई है उनको आप कहते हैं JIT, जस्ट इन टाइम एक्सेस। व्हाट कुड बी जस्ट इन टाइम एक्सेस? किसी ने लिनक्स इस्तेमाल किया आज तक? उसमें एक सूडो की कमांड होती है, किस लिए होती है? सुपर यूज़र के लिए होती है। सुपर यूज़र क्या होता है? आमतौर पे आप सू की कमांड, सू और सूडो में क्या फ़र्क होता है? सुपर यूज़र जो होता है आप जब अगर एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से लॉग इन करेंगे या कुछ करेंगे तो आप सुपर यूज़र होंगे। अगर आप अपने अकाउंट से आपने लॉग इन किया हुआ है और आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का काम करना चाहते हैं तो आप सूडो की कमांड डालते हैं। द रीज़न इज़ कि आप कहते हैं कि कुछ देर के लिए मुझे सुपर यूज़र की फैसिलिटी दे दो ताकि मैं सुपर यूज़र की जगह पे काम कर सकूं और वो जो अपनी जो प्रिविलेज काम करना चाहता हूँ वो मैं कर लूँ। तो अब आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर? और वो प्रॉब्ली शायद 5 मिनट के लिए होती है कि 10 मिनट के लिए होती है। उसके बाद से देन ये या 4-5 कमांडें डाल सकते हैं, उसके बाद से आपकी सूडो की कमांड की एक्सेस ख़त्म हो जाती है। और दूसरा उसका फ़ायदा ये होता है कि जो बंदा भी उस टाइम पे सुपर यूज़र के काम कर रहा है, उसकी एक्सेस कर रहा है, वो डेट इज़ लॉग्ड एज वेल। तो अगर आपने सूडो की कमांड के थ्रू किया, आप लॉगिन किए हुए थे बाय योर नेम, आपका नाम अब्दुल्ला नाम था ना, अब्दुल्ला ने लॉगिन किया हुआ था अब्दुल्ला के नाम से, और वहाँ पे वो सूडो की कमांड देता है और प्रिविलेज अकाउंट की प्रिविलेज कुछ काम करता है, किसी एक बंदे का नया यूज़र क्रिएट करता है, उसको कुछ राइट्स देता है, कुछ डाटा डाउनलोड कर लेता है जो कि एक प्रिविलेज अकाउंट को नहीं चाहिए। तो अभी आपके पास पूरा वो आ गया कि अब्दुल्ला लॉग्ड इन एट दिस टाइम, ही लेवरेज्ड अपॉन हिज प्रिविलेज अकाउंट फैसिलिटी एट दिस टाइम, और उसने ये डाटा डाउनलोड किया। तो आप इसकी अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं बाद में। ऑन द अदर साइड अगर आप सबको ही सुपर यूज़र बना दें और कहें कि आप सू की कमांड डाल के डालते रहें तो उसमें क्या होगा? अब्दुल्ला भी सू की कमांड से करेगा, आपका सॉरी यार नाम भी भूल गया, मुख्तदिला, सॉरी यार मैं, तो वो भी कर रहा है, उसके साथ अकाउंट के अंदर डाल रहा है। तो हाउ वुड यू नो कि ये जो प्रिविलेज की जो अकाउंट की जो कमांड्स डाली हैं, हु डिड दैट, वो नहीं पता चल सकता। इसीलिए आमतौर पे आप यूज़र्स बना देते हैं, उनको रोल्स डिफाइन कर देते हैं, आप कह देते हैं कि ठीक है जी आपको प्रिविलेज अकाउंट की मैनेजमेंट है, आप थोड़ी देर के लिए ये काम कर सकते हैं, बट वंस यू विल बी डूइंग समथिंग ऑन दिस प्रिविलेज अकाउंट तो आपकी जो चीज़ें हैं वो सब की सब लॉग्ड होंगी और बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं। और गोल यही है कि आपने ट्रस्टेड एम्प्लॉयज़ अब्यूज़ ना करें स्पेशल प्रिविलेजेस को जो उनको मिली हुई हैं। ये जो प्रिविलेज अकाउंट मैनेजमेंट है इट रिड्यूसेस द रिस्क, और आपको वो CIA टेरेट को जो है वो इंश्योर करता है। एडमिन एक्सेस वही लोग यूज़ करें जब उनको चाहिए, और रेगुलर और प्रिविलेज अकाउंट्स के दरमियान में डिफरेंशिएट करता है आपको। ये अभी मैं थोड़ा सा आपको बताया था कि आपने यूज़र प्रोविजनिंग जो होती है वो ऑन बोर्डिंग के टाइम पे आप करते हैं। आपका न्यू एम्प्लॉय आया है, उस टाइम पे आपने अकाउंट क्रिएट किया, उसको आप कोई ना कोई रोल डिफाइन करते हैं। जब भी आप आते हैं तो आप कोई ना कोई उसको कहते हैं कि ये कैशियर है, ये एडमिनिस्ट्रेटर है, ये टीचर है, ये इंस्ट्रक्टर है, ये स्टूडेंट है, उसको कोई ना कोई रोल दिया जाता है। उस रोल के हिसाब से उसको एक्सेस मिलती है, तो डेट इज़ वो उसको अकाउंट को दिया जाता है, इससे रोल बेस्ड एक्सेस दी जाती है उसको। और जब वो जाता है उस टाइम उसका अकाउंट डिसेबल किया जाता है और अकाउंट को डिलीट किया जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने पहले डिस्कस किए थे कि क्या चीज़ें हैं आपके ये टाइप्स ऑफ फिज़िकल एक्सेस कंट्रोल्स। सिक्योरिटी गार्ड हो सकती हैं, फेंसेस हो सकती हैं, लॉक डोर्स हैं, कैमराज हैं, मैन ट्रैप्स। एक ये मैन ट्रैप का बड़ा वर्ड यूज़ होगा, किसी को पता है मैन ट्रैप क्या होता है? इसको कई दफ़ा ना एक्सेस कंट्रोल वेस्टिब्यूल भी कहते हैं, और इस तरह आपको कंफ्यूज कर रहा होता है सवाल के साथ ना, व्हाट इज़ एक्सेस कंट्रोल वेस्टिब्यूल। मैन ट्रैप ये सिंपल सी चीज़ है कि आपने इस बिल्डिंग में आना है तो पहले आप एक कमरा बंद कर दें कि एक बंदा एक कमरे में एंटर हो, वहाँ पे उसकी एंट्री हो, उसके बाद आपकी दूसरा दरवाज़ा खुले और आप मेन में एंटर हो सकें। तो वो जो एक कमरा या वो स्पेस है जहाँ से आप उसको एक बंदे को डिनाई कर रहे हैं कि डायरेक्ट वो एंटर ना हो सके फ्रॉम आउटसाइड टू द मेन बिल्डिंग, बीच में एक स्पेस में रुके, वहाँ पे वेट करे और वहाँ से उसकी एक्सेस उसको कंफर्मेशन हो, उसको हम मैन ट्रैप कहते हैं। एंड मैन ट्रैप्स आर ऑल्सो नोन एज एक्सेस कंट्रोल वेस्टिब्यूल। कंट्रोल वेस्टिब्यूल ये वर्ड कई दफ़ा आ जाता है सवाल के अंदर ना, तो फिर वो
वो बंदे को समझ नहीं आती ये चीज़ क्या है। एक वर्ड कोई बुलार्ड्स भी यूज़ हो रहा होता है, बुलार्ड्स देखे हैं किसी ने आज तक कभी? टर्नस्टेल, बुलार्ड्स, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे भी, ये आपने देखे होंगे, यहाँ पे भी आपको एंट्री के टाइम पे नज़र आए, यहाँ पे इनको कहते हैं टर्नस्टेल्स। ये भी वर्ड यूज़ होता है, ये भी उसमें शामिल होते हैं, आपके सवालों में आ जाते हैं अक्सर कि ये किस टाइप के हैं। दीज आर बोलार्ड्स, ये जो गाड़ियों में लगे होते हैं अक्सर रोकने के लिए आपको। बोलार्ड्स आर यूज फॉर व्हीकल्स। मेरे पास मेरा ये फ़ोन है, दिस इज़ माई फ़ोन, आई एम द ओनर ऑफ दिस फ़ोन, आई हैव दिस राइट कि मैं ये फ़ोन अब्दुल्ला को दूँ, हसन को दूँ, जमाल को दूँ, जिस मर्ज़ी को दूँ। दिस इज़ डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। तो यहाँ पे आप जब भी एक प्रोसेस क्रिएट करते हैं, जो भी एक चीज़ क्रिएट करते हैं, यू डिफ़ाइन के जिसकी चीज़ है उसकी मर्ज़ी है, वो जिस मर्ज़ी को एक्सेस देना चाहे वो दे दे, जिसको नहीं देना चाहे वो उसकी प्रॉब्लम है। तो एवरी काइंड ऑफ अ यूज़र हैज़, एवरी थिंग हैज़ सम काइंड ऑफ एन ओनर। हमने डिफ़ाइन किया था एवरी प्रोसेस, एवरी फाइल, एवरी जो भी इसमें कंप्यूटर में चीज़ पड़ी हुई है, एसेट हैज़ एन ओनर, और उस ओनर की मर्ज़ी है कि वो जिसको एक्सेस देना चाहे वो दे दे, तो वो होगी डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। द ओनर हैज़ अ राइट टू गिव इट टू एनीवन एल्स। दूसरी है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल ये है कि आपने आप डिफ़ाइन कर देते हैं कि यार ये जो चीज़ है इसकी जो सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन है ये सीक्रेट है, इसकी सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन जो है वो टॉप सीक्रेट है, इसकी जो सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन है वो कॉन्फिडेंशियल है, और इसकी रिस्ट्रिक्टेड है या इसकी अनक्लासिफाइड है। तो आपने हर एसेट को लेबल दे दिया कोई ना कोई, और आपने इसी तरीके से यूज़र्स को भी लेबल दे दिया। मैंने क्या कहा था, तीन चीज़ें थी, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो है जिसने चीज़ को इस्तेमाल करना है, जो इस्तेमाल हो रही है, और सब्जेक्ट क्या है जिसने इस्तेमाल करना है। तो डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल में जिसका ऑब्जेक्ट है उसकी मर्ज़ी है कि जिसको वो एक्सेस देना चाहे वो दे दे, जिस मर्ज़ी सब्जेक्ट को अलाउ करेगा कि आप एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज़ डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। अच्छा जी, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल में आप करते ये हैं कि आपने हर चीज़ को लेबल कर दिया, हर ऑब्जेक्ट को, और हर सब्जेक्ट को भी लेबल कर दिया। अब जो टॉप सीक्रेट वाला है वो टॉप सीक्रेट वाली चीज़ देख सकता है, और शायद नीचे वाली चीज़ें भी देख सकता है। जो सीक्रेट वाला है वो सीक्रेट देख सकता है और नीचे वाली चीज़ें देख सकता है, जबकि आपका जो अनक्लासिफाइड वाला जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन देख सकता है, बाकी नहीं देख सकता। दिस इज़ मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, कि आपने हर एक ऑब्जेक्ट को कोई ना कोई लेबल दे दिया है, और उसको उसी हिसाब से आपने हर सब्जेक्ट को कोई ना कोई लेबल दे दिया। आखिरी चीज़ आती है वो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, जो कि हम आमतौर पे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप रोल्स डिफ़ाइन कर देते हैं, आप कहते हैं जी कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये 5 रोल्स हैं। एक स्टूडेंट का रोल है, एक टीचर का रोल है, एक एडमिन का रोल है, एक प्रिंसिपल का रोल है, एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है, और उसके हिसाब से जो रोल होगा उसके हिसाब से उसको एक्सेस होगी। अ स्टूडेंट मे हैव एक्सेस टू दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन के वो रिज़ल्ट सिर्फ देख सकता है। जो टीचर है वो रिज़ल्ट को चेंज भी कर सकता है और देख भी सकता है। जो प्रिंसिपल है वो टीचर को भी देख सकता है, उसकी भी फीडबैक देख सकता है, लेकिन टीचर अपनी फीडबैक नहीं देख सकता। दिस इज़ रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। अब जब सवाल आते हैं आपको, तो ये इसमें सिंपल सी एक कहानी दी हुई है कि अगर आपको कहीं पे ओनर, यूज़र सेंट्रिक या ACL का नाम लिया हो, ACL से क्या बनता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, तो यहाँ पे जब ये 3 चीज़ें होंगी तो आप कहेंगे ये डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल है। इसमें आपके पास जब भी फ्लेक्सिबिलिटी हो, यूज़र का नाम लिखा हो कि यूज़र को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मसला कम है, तो आप कहेंगे कि ये डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल है। अगर आप कोई गवर्नमेंट लेवल का कहें, क्लीनेंस, लेबलिंग, NDAC, स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल या नीड टू नो बेसिस के ऊपर के सवाल में इंफॉर्मेशन आएगी, तो आप कहेंगे ये मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल है। जहाँ पे यूज़र जॉब रोल्स, बेस्ट सिस्टम फॉर कंपनी डेट हैज़ हायर एम्प्लॉय टर्नओवर, तो आप वहाँ पे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल यूज लगाएंगे।
अच्छा, यहाँ पे हमने पहले दिन वैसे ही 3 चीज़ें पढ़ी थी, उसको फिर एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटेबिलिटी, ये 4 वर्ड बहुत यूज़ होंगे इन साइबर सिक्योरिटी जब भी आपकी होती है वहाँ पे। तो व्हाट इज़ आइडेंटिफिकेशन? यूज़र अपने आप को, अगर आप किसी जगह पे आपके सामने आता है यूज़र नेम और पासवर्ड, तो जो आप यूज़र नेम लिख रहे हैं वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या होगी? जो पासवर्ड होगा वो ऑथेंटिकेशन होगा, कि वो आप डिफ़ाइन करेंगे, आपने कहा कि मेरा नाम सलमान है, अब मैं उसके बाद वो कहेगा अच्छा आप सलमान हो तो प्रूफ करो कि तुम सलमान हो, वो पासवर्ड बताओ जो तुमने रखा हुआ था अपने पास। तो जब मैं अपना पासवर्ड डालूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ? अपने आप को ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब सलमान आइडेंटिफाई भी हो गया, ऑथेंटिकेट भी हो गया। अब सलमान को क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं जो कि उसके ऊपर कर सकता है, वो है ऑथराइजेशन। आपने ऑथराइजेशन क्या है कि सलमान एज ए यूज़र कैन ओनली डू दिस 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 थिंग, ये ऑथराइजेशन है। ही हैज़ कंट्रोल ऑन ऑल दीज 3-4 थिंग्स, तो ये ऑथराइजेशन है। और आखिरी चीज़ है अकाउंटेबिलिटी, जो हमने कल पढ़ी थी, लॉग्स। जब आप लॉग्स मेंटेन करते हैं दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी। आपने जो जो बंदे ने काम किया है उसको अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए आप उसको अकाउंटेबिलिटी यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। आपको अक्सर कंफ्यूज होगा करेंगे कि जी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन है, ये चीज़ हो रही है, अभी क्या ऑथराइजेशन है ऑथेंटिकेशन है। लुक्स वेरी सिंपल बट वन इट्स कम टू द एग्जाम्स तो बड़ा थोड़ा सा जो है ना वो कन्फ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे आपने एक AAA सर्विसेज का नाम किसी ने सुना आज तक कभी? ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटेबिलिटी, ये 3 सर्विसेज जो हैं ये आपने जब भी किसी जगह पे आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, जिसको IAM है, इनका हॉलमार्क है AAA सर्विसेज, जिसको IAM भी कह देते हैं, कभी IAAA भी कह देते हैं, कभी AAA भी कह देते हैं। तो दीज आर दी ओनली AAA सर्विसेज कि जी यू नीड टू ऑथेंटिकेट, ऑथराइज एंड अकाउंटेबिलिटी आपने रखनी है। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो बताएं। आफ्टर दिस विल डू सम एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चंस जो कि CC के आते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा एंड विल डिस्कस ऑन दिस। अभी कोई डाउट है तो बता दें। एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि कोई ना कोई जवाब ज़रूर है इसके ऊपर, अगले सवालों के ऊपर, वरना फ़ायदा कोई नहीं इस चीज़ का जो चल रही है यहाँ पे। कोई सवाल नहीं? हाँ जी, सब पढ़ा जा रहा है कि नहीं? कोई आखिर से बता दे क्या जवाब होगा इसका? ए। अब वैसे अगर मैंने ना बताया होता तो क्या सवाल होता, आपका जवाब होता? बी होता ना? यही बात है, लेकिन हमेशा ह्यूमन कम्स ऑलवेज फर्स्ट इस वाले केस में। यही मैंने आपको बताया, बाय डिफॉल्ट गो फॉर ह्यूमंस, सेफ्टी ऑफ पीपल इज ऑलवेज फर्स्ट। हाँ जी, कौन सा करेगा? क्या? डी? कौन कह रहे हैं डी? हाथ खड़ा कर दो यार, इसमें तो कोई इतना बड़ी बात नहीं है। 1 2 डी। डेल्टा, डेल्टा की बात हो रही है। 4 2 कह रहे हैं डेल्टा। कौन कह रहे हैं सी? 2। कौन कह रहे हैं ए? कोई नहीं। बी कौन कह रहा है? बाकी मेहमान अदाकार हैं जो इतने कुछ नहीं बताया आपको। कोई बिजनेस इम्पैक्ट प्लान तो हमने देखा नहीं, चलेंगे तो कम से कम पता था कि बिजनेस इम्पैक्ट प्लान नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि बिजनेस कॉन्टीन्यूटी वो था कि आपने बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस का काम है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेसेस कौन से हैं, कितनी देर के लिए वो बंद हो सकते हैं, और उसके लिए जो आप प्लान बनाते हैं डेट इज़ BCP। तो BIA इज़ पार्ट ऑफ BCP, लेकिन ये क्योंकि सवाल जो है ये दोनों आंसर हो सकते थे, BCP भी और BIA भी, लेकिन ज़्यादा स्पेसिफिक जा रहा है टवर्ड्स BIA की तरफ, कि BIA का काम है कि वो आइडेंटिफाई करता है कि क्रिटिकल प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं। ठीक होगा जी? कौन सा होगा? 2FA। अभी परेशानी होगी कि नहीं होगी? कौन सा? डी या ए? कौन कह रहे हैं? बी? डी कौन कह रहा है? 2 3 4 5 6। बाकी क्या कह रहे हैं? वो खामोश हैं।
कि समझ नहीं आई है? सॉरी, बैजेस जो नॉर्मल बैज होता है आपके पास वहाँ पे, ठीक है जी। वैसे है वन टाइम पासवर्ड ही, क्यों? क्योंकि वन टाइम पासवर्ड एक दफ़ा आएगा आपके पास, अगली दफ़ा वो आपके पास जाएंगे, कोई ना कोई डिवाइस होगी जिसके ऊपर आपके पास आएगा। तो देयर इज़ समथिंग यू हैव और समथिंग यू, जिसके ऊपर आपका वन टाइम पासवर्ड आ रहा है वो पासवर्ड होगा आपके पास। तो दिस इज़ 2FA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का पार्ट होता है। हाँ जी, कौन सा होगा इसमें से? बाकी खामोश हुए हुए हैं साथी, क्या ये बहुत मुश्किल सवाल है? ये तो आसान सवाल है बहुत। यही सवाल आने, दीज आर द एक्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम CC। 100 सवाल हैं, आपको आधे घंटे में सॉल्व हो जाते हैं वहाँ पे। तो नॉर्मल से लॉजिकल से सवाल है। हाँ जी, डी कौन कौन कह रहा है? और C कौन कौन कह रहा है? एक। बाकी क्या कह रहे हैं? जो जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया उनको क्या ख्याल है? डी है। बाकी वो खामोश है, कुछ समझ नहीं आई इसके बारे में। कोई गलत जवाब कोई भी नहीं है, किसी ने सज़ा नहीं देनी किसी को यहाँ पे बैठ के। आप अपनी सब शौक से आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं यहाँ पे। नोबडी इज़ गोइंग टू पनिश यू फॉर दिस। आप अगर नहीं समझ आए तो बता दें कि कौन सी चीज़ बनती है इसके ऊपर। नथिंग इज़ रॉन्ग। ये BCP भी हो सकता है, ये DRP भी हो सकता है, सारे हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि बिजनेस डिसरप्ट हो गया, अब आप नीचे गिर चुके हुए हैं। क्या हो चुके हैं? गिर चुके हुए हैं। अभी आपने खड़ा होना दोबारा, तो फिर क्या चीज़ यूज़ होगी? डिज़ास्टर रिकवरी प्लान यूज़ होगा। ठीक है। अगर ये होता कि बिजनेस आ गया जिसने डिसरप्ट नहीं किया और आपने क्रिटिकल ऑपरेशंस को चलाना है, तो फिर कौन सा यूज़ होगा? C होगा उसके ऊपर। और अगर आपने ये डिफ़ाइन करना है कि कौन से क्रिटिकल एसेट्स थे जिनको आपने नोट करना है कि कौन कौन से क्रिटिकल एसेट्स चाहिए होंगे आपको, तो फिर आप क्या लगाएंगे? BIA। और BIP कोई भी चीज़ नहीं होती है। कौन कह रहे हैं? 1 2 3। बाकी क्या कह रहे हैं? बाकी रावी खामोश है। ए और कौन है? कुछ तो बता दे यार पीछे वाले, यार कोई तो जवाब दे दो। ए वैसे ही हाथ खड़ा कर दो, B पे खड़ा कर दो वैसे ही, मतलब जस्ट बी किसने कहा? आप कह रहे B आउटलाइन। आपने वो वाली बात कर दी कि जी सिक्योरिटी प्रोसीजर प्लान करना, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर रिकवरी। ये प्राइमरी रिकवरी नहीं है, उसके साथ ही वहाँ पे वो वैसे लॉजिक जो मैंने दी थी उसके हिसाब से शायद ठीक कह रहे हो आप, लेकिन यहाँ पे ए ही बनता है इसके ऊपर। ये मेन काम तो ये है ना कि आपने सिस्टम को लास्ट रिलायबल स्टेट के ऊपर लेकर आना है। ये तब की बात होती है, आप कहते हैं कि आपने बंदों को बचाना है, अगर कोई इंसिडेंट हो गया तो व्हाट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ऑब्जेक्टिव जो है वो ये डिज़ास्टर रिकवरी का ये है कि आपने नेक्स्ट जगह पे आप नीचे गिर गए हैं तो नेक्स्ट जगह पे जाके आपने रिस्टोर करना है उसको। ठीक हो गया जी? कौन कहते हैं D? 1। कौन कहते हैं C? 1 2 3 4, अच्छा 5। B कौन कहते हैं? तो 5 और 1 6, मतलब 10-12 लोग बैठे हुए, उनमें से बाकी कुछ नहीं कहते। एग्जेक्टिव मतलब किसका ख्याल है कि वो शामिल नहीं होंगे? डिजास्टर रिकवरी प्लान। देखो इसका जो DR का प्लान है ना, उसमें पब्लिक रिलेशन वाले का होना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज तमाम लोगों को उसने बताना है कि ये इंसिडेंट हो गया है। जब आपकी कोई डिज़ास्टर होता है तो हु इज़ द फर्स्ट वन हु इज़ डीलिंग विद द, हु इज़ द फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ये चीज़ हो गई है, ये प्रॉब्लम हो गई है, वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट। तो ये कौन काम कर रहा है? पब्लिक रिलेशनशिप वाले। फाइनेंशियल वाला उस टाइम पे शामिल नहीं है, वो डिज़ास्टर रिकवरी प्लान के टाइम पे शामिल नहीं है। वहाँ पे उसने पैसे बता दिया होगा इतने पैसे लगे थे, वो लग गए हैं। एक दफ़ा जब खड़े हो जाएंगे, जब गिर गए हैं, फिर वो दोबारा वापस आएगा कि पैसे डाल देंगे। तो इसलिए आप फाइनेंशियल वाले को रेगुलरली इन्वॉल्व नहीं करते इसके साथ, बाकी सबको रेगुलरली इन्वॉल्व करना होता है आपने। ये तो हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं यार। कौन सा होगा? D? कोई पीछे वाले भी कोई पेशकश करते हैं बीच में, एक कोई बोल के वैसे ही बता दे। चुप का रोज़ा लगा के आए हुए आप लोग सारे के नहीं?
डी है कि बी है? कौन कहते हैं बी है? 1 2 3। डीआर तो नहीं बनता, और डिजास्टर रिकवरी तो नहीं बनता फिर। तो फिर और डी कौन कहते हैं? अच्छा, वो दोबारा चेंज हो गया साथ ही वहाँ से अच्छा डी का, अच्छा डी, अच्छा मैं डेल्टा बोल दूंगा, डी है इनाफ। अगर यहाँ पे ये होता ना कि वो आइडेंटिफिकेशन करना क्रिटिकल बिजनेस एसेट्स को, तो फिर आपका ये बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस होता। ये आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही है, ये एक्चुअल प्रोसीजर्स हैं कि किस तरीके से आपने करना है। तो दिस इज़ नो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। हाँ जी, कौन सा होगा? और डी के अलावा कोई ऑप्शन है किसी के पास? ए, अच्छा, और बी कौन कह रहा है? अच्छा, सी कौन कह रहा है? जब इंसिडेंट हो रहा है, उस ह्यूमन रिसोर्स वाले का क्या काम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? ह्यूमन रिसोर्स वाले का क्या काम होता है? हायरिंग करना है। इंसिडेंट हो रहा है, उसकी तनख्वाह देखना है, उसका क्या काम है उस टाइम पे? लीगल वाले का तो काम हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि लीगल वाले को हमेशा आपने देखना होता है, कोई लॉस हो गया, कोई किसी का डाटा निकल गया, कुछ को प्रॉब्लम हो गई है, कोई आपने एज पर लॉ किसी कोई चीज़ मसला हो गया तो आपने किसी को बताना है, तो डेट इज़ रिक्वायर्ड। IS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी IT पर्सनल की बात ही हो रही है, सीनियर मैनेजमेंट का होना ही होना है। लेकिन उस टाइम पे कोई नया बंदा फायर तो नहीं करना ना, उस टाइम पे आपने पहले इंसिडेंट को संभालना है, तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स वाला बंदा आता है। ये किसी ने आज तक लफ्ज़ सुने हैं कभी? पॉलिसीज़, गाइडलाइंस, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स। पॉलिसीज़ का मैंने आपको जिक्र किया था। जब भी आप देखेंगे ना तो उसमें ये वैसे हमने भी ये चौथे चैप्टर में इंशाल्लाह, ये अब लास्ट डे में है ये वाला टॉपिक, यहाँ पे इसको लेकिन डल गया है, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा गाइड बता देता हूँ आपको। पॉलिसीज़ होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है, जो मैंने आपको बताया था कि ये स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। रेगुलेशंस होती हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं। प्रोसीजर्स होते हैं कि किस तरीके से ये काम करना है, और गाइडलाइंस होती हैं जो कि आपसे बताते हैं कि यार ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये फॉलो कर लो तो अच्छी बात है, नहीं फॉलो करोगे तो कोई इशू नहीं है। तो इट इज़ ऑलवेज़ रेगुलेशंस आर फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, या लॉज जो हैं वो आपने लाजमी फॉलो करने होते हैं। पॉलिसीज़ जो होती हैं वो गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन खुद इशू करती है वो भी लाजमी फॉलो करनी होती हैं। प्रोसीजर वो होता है कि ये चीज़ अगर आपने करनी है कि अगर ऑन बोर्डिंग का ये प्रोसीजर होगा, वो भी आपने लाजमी फॉलो करना है। गाइडलाइंस ये हैं कि यार अभी आपने जब आना है तो यू नीड टू फॉलो दीज स्टेप्स। आप आएँ तो यहाँ पे बैठ के क्लास में बैठे हुए हैं, तो क्लास में पार्टिसिपेशन करना इज़ अ गुड थिंग। इट इज़ नॉट मैंडेटरी but it is a good guideline. Having an interactive session is a good guideline. This is not compulsory. तो guidelines are always non mandatory, बाकी सब चीज़ें जो होती हैं वो mandatory होती हैं। हाँ जी, मल्टीपल लेयर्स के साथ जो हमने बात करनी है तो हमेशा वो डिफेंस इन डेप्थ ही आता है। मैंने कहा था कंफ्यूज कर देते हैं आपको। सी ऑथराइजेशन कंट्रोल, सी कह रहे हैं, ऑथराइजेशन कंट्रोल तो हमने पढ़े कोई नहीं है। बी क्यों नहीं है? बी नहीं हो सकता यही तो कन्फ्यूज होती है। ये तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू कि वहाँ पे लगता ये है कि बहुत आसान चीज़ लगती है कि यहाँ पे आके कंफ्यूज कर देता है आपको। फिर देखिए बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। दो चीज़ें होती हैं, जब भी आपके पास सवाल आएगा ना वहाँ पे, तो प्रॉब्ली आपके दो चीज़ें जो हैं वो तो फ़ौरन कट जाती हैं आपके पास, वो कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको देता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो नहीं हो सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मैंने आपको क्या कहा था? पॉलिसीज़, रूल्स तो नहीं है, कोई फिजिकल चीज़ है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो आउट। ऑथराइजेशन कंट्रोल तो कोई चीज़ ही नहीं होती, वो भी आउट। अब बात आ गई है फिज़िकल और टेक्निकल कंट्रोल के दरमियान। अगर यही चीज़, अब मैंने आपको बायोमेट्रिक वाले उसमें बताया था कि बाहर चीज़ लगी हुई है, कमरे के अंदर एंट्री हो रही है, और तो या बिल्डिंग के अंदर आप एंटर हो रहे हैं, वहाँ पे अगर बायोमेट्रिक डिवाइस लगी हुई है तो वो क्या है? फिज़िकल है। ऐसी है कि नहीं है? लेकिन जब वो चीज़ आपके सिस्टम पे लगी हुई है और सिस्टम के ऊपर आपको एक्सेस दे रही है, तो वो फिर आपका टेक्निकल कंट्रोल आ जाता है। ठीक हो गया? आई होप इट इज़ अंडरस्टूड। ए बैक होता है एक्सेस बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होता है, लेकिन वो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए आप फिलहाल वो मैं आपको बाद में बताता हूँ।
सी आर बैक है, आर बैक से क्या बनता था, लिखा क्या हुआ है, पढ़ा जा रहा है कि जा रहा पीछे, या तो पीछे लोगों को पढ़ा ही जा रहा है या पीछे वाले वैसे ही मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि समझ नहीं आ रही। बाकी क्या कहते हैं, सी कौन कौन कह रहा है, एक वो कमिट कर दिया था इस वजह से फंस गए। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल है, मैंने आपको बताया था कि ये जब यूज़र की मर्ज़ी है कि मेरे जिसने बनाया ओनर की मर्ज़ी है कि मैंने किसको चीज़ देनी है, देन इट इज़ ऑलवेज डैक। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए, अभी आप करेंगे ना इसको, मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि ये सवाल जो है ना आपको लगता ये है कि बड़े आसान है और ये बड़े लॉजिकल चीज़ें हैं, कुछ लोगों के जहन में आ रही होगी चीज़, कुछ लोगों को लग रहा होगा शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को शायद ये लग रहा होगा यार ये तो कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। लेकिन ये कॉमन सेंस इस तरह के सवालों में आपने देख लिया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बाद में आके, होता है कि नहीं होता। ये सवाल आए हैं उनमें कुछ ना कुछ डाउट आया कि नहीं आया, आया ना डाउट कि नहीं आया, ठीक है। 70% नंबर लेने हैं इसको पास करने के लिए, और ये आपने इंशाल्लाह पास कर लिया तो यू वुड एम्बार्क ऑन अ जर्नी ऑफ साइबर सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा पूरे पेपर से पास करने का। इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो आप करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी वहाँ से आपकी। एक किताब है ये युवल नोआ हरारी की सेपियंस, किसी ने नाम सुना है उसका, सेपियंस का नाम सुना है किसी ने, सुना हुआ आपने, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, अच्छा पढ़ी नहीं है। उसमें वो कॉन्सेप्ट देता है कि ह्यूमंस जो है ना, वाई वर ह्यूमंस एबल टू कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड। वो ह्यूमन हिस्ट्री स्टार्ट करता है फ्रॉम बेसिक से और आखिर तक लेके गया वहाँ पे। वो कहते हैं कि जी आपके ना इंसान दुनिया का सबसे ज़्यादा अकल, वो मतलब उसके दिमाग सबसे बड़ा है, बड़ा दिमाग नहीं है उसका, वेल का भी बड़ा दिमाग है, डॉल्फिन का भी शायद बड़ा है, बाकियों के बड़े हैं जितना साइज़ ऑफ ब्रेन है, ना वो सबसे ताकतवर है, ना वो सबसे ज़्यादा वो है भागता है, तेज़ है, ना अक्लमंद है, ना पावरफुल है। तो वाई वर ह्यूमंस एबल टू कंट्रोल द होल वर्ल्ड एंड वाई नॉट एनीवन एल्स। उसकी रीज़न वो ये कहते हैं कि जी ह्यूमन जो एक दूसरे से आगे बढ़े हैं उसकी सिंपल सी एक वजह है कि हम ह्यूमन जो हैं वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, हम एक दूसरे से मिल के काम करते हैं और हम एक दूसरे से इकट्ठे होकर काम करते हैं, नेटवर्किंग के थ्रू काम करते हैं। कहते हैं जितनी भी बाकी जो आपकी स्पीशीज़ है ना वो 10, 20, 100 उससे ऊपर इकट्ठे मिलके काम नहीं कर सकती। जो वुल्व्स हैं वो उनका जो पैक होता है वो 10-12 का होता है, उसका एक लीडर होता है, उससे ज़्यादा नहीं वो मिलके काम कर सकते। जो प्रॉब्ली शायद ये चूंटियाँ हैं या वो हैं जो कि हज़ारों में ऐसा काम कर सकते हैं। ह्यूमंस इज़ दी ओनली स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड जो कि लाखों करोड़ों में भी लोग इकट्ठे मिलके एक किसी एक बिलीफ पे आके मिल के काम कर सकते हैं और एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। वो कहते हैं जब शुरू में थे तो आप जब एक शेर जो है वो किसी एक डियर के हर्ड पे हमला करता था तो सारे एक पे वो जिसको पकड़ता था बाकी सारे भाग जाते थे। लेकिन ह्यूमंस के केस में ये हुआ कि उन्होंने डंडे लेके खड़े हो गए थे वहाँ पे, तो जब एक पे वो जाता था तो दूसरा वाला जो पीछे खड़ा होता था वो उसके शेर के पीछे मारता था वहाँ पे जाके, तो मेक हिम रन अवे। जो 10 के 10 हैं वो इसलिए खड़े होते थे कि क्यों अगर मेरे पर शेर आया तो दूसरे वाला बंदा आप मुझे बचाएगा वहाँ पे आके। द ट्रस्ट वॉज द ओनली थिंग विच मेड द ह्यूमंस गो टुगेदर एंड मेक देम। अभी तक पूरी दुनिया पे बात कामयाबी ली है, हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करते हैं, ये पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब के सब ट्रस्ट और नेटवर्किंग और एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस से आते हैं। तो अगली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सर्टिफिकेशन हैं और ये सब चीज़ें हैं अकेले करने से मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक सम बॉन्ड्स
ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब के सब यूट्यूब पे ही मौजूद हैं, अगर कोई असल में देखना चाहे वो यूट्यूब पे ही पढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे बैठने का फ़ायदा ये है आपका कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, यू मेक ग्रुप्स, यू सिट टुगेदर, नॉट सिट टुगेदर, जो नोट्स हैं उनको देखें, जो एक चीज़ पढ़ी हुई है उसको एक दूसरे से डिस्कस कर लें, एक दफ़ा दूसरे को एक चीज़ बताएं कि मुझे ये चीज़ समझ आई है। दिस इज़ हाउ आई बिलीव कि ये चीज़ होती है, आर बैक ये चीज़ होती है। मैं आपको यहाँ पे आई अंडरस्टैंड कि ज़्यादा लोग नहीं करना चाहते, बट आई वुड लव कि आप में से कोई खड़ा हो यहाँ पर मुझे उस टाइम पे बताए कि व्हाट इज़ डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। लेकिन मुझे पता है कि हमारे सोसाइटी में जो ना वो एक सोशल प्रेशर आते हैं, लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं, मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन ये मजाक को जो अपनी हिम्मत से जो आगे निकलेगा वही कामयाब होगा। तो एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग ज़रूर करें, एक दूसरे के साथ ग्रुप्स बनाएं, बातचीत करें, नोट्स शेयर करें और एक दूसरे को बताएं एक दफ़ा कि मुझे ये चीज़ समझ आई है। वो दूसरा बताएगा यार ये जो तूने बताई है ये तो मुझे ऐसे नहीं लगता, ये ऐसे बनता है। बाज़ चीज़ें आपको लगती हैं कि मुझे ये चीज़ समझ आ गई भी है, बट वंस यू टॉक टू समवन एल्स और आप जब आप दूसरे को बताना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो वाकई मुझे समझ ही नहीं आई थी, मैं तो ऐसे ही समझ रहा था, मेरी चीज़ समझ आ गई है। तो इल्म बांटने से, इल्म बताने से फैलता है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने शुरू में पहले दिन बताया था कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आपकी तरह का, और यहाँ पे मेरे इस पढ़ाने का मकसद यही है कि मैं भी एक सीखूँ और आपको सिखलाने के तरीके में मैं भी खुद साथ इस नॉलेज को गेन करूँ। तो आप भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। हैव सम गोल्स इन योर लाइफ। जो बंदा गोललेस होता है वो रडरलेस होता है। ट्राई टू मेक सम थिंग कि यार इतने अरसे बाद मैंने ये चीज़ करनी है। चैलेंज योर सेल्फ फॉर दैट। जो बंदा अपने आप को चैलेंज नहीं करता वो फिर रन ऑफ द मिल चलता ही रहता है वहाँ से। तो प्लीज़ अ ब्रदरली एडवाइस एंड एल्डरली एडवाइस, इस टाइम को जो आप 3 घंटे यहाँ पे लगा रहे हैं, डोंट वेस्ट इट। मुझे इस पूरे मकसद का जब ये हमने शुरू करना था, इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर मी कि मैं इसको जो आपको यहाँ पे खोलूँ, कोई एक टूल खोलता, उसके अंदर 4 कमांडें डालता और आपको दिखाना शुरू कर देता वहाँ पे। बट वो चीज़ मेरे ख़्याल से पर्पस को बिल्ड नहीं करती। यहाँ पे आपका मकसद है कि आपके अंदर इल्म का शौक़ पैदा हो, वो चीज़ आपके अंदर ख़ुद ब खुद आ जाएगी और आप ख़ुद सीखेंगे वहाँ पे। और हर एक स्टेप के बाद आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको आप इंटरनेशनली लेके जा सकें। ये अभी हम सीसी से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। आगे हम ISO 27001 पे जाएंगे, फिर हम सीज़ा पे जाएंगे, फिर हम सिज़म पे जाएंगे। ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं विच हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू इन द वर्ल्ड, नॉट इन पाकिस्तान। आई एम सेइंग सर्च करें जाके कि क्या नौकरियों की कितनी उसकी वो है, कॉस्ट कितनी है, कितनी नौकरियां मिलती हैं उसको बंदे को। और इस उम्र में अगर आप ये चीज़ कर लेंगे और इसके साथ ऑन दिस यू बिल्ड ऑन दी ये अपना टेक्निकल स्किल्स को, तो यू विल बी अनस्टॉपेबल एट दिस टाइम। कल मैंने आपको 1% रूल के बारे में बताया था कि बस हर रोज़ अगर आप 1% इम्प्रूव करेंगे तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर यू वुड बी 37 times better than you were at the start of the year. The day which you go to sleep and say कि मैंने आज ना कुछ सीखा या मैंने कुछ सिखलाया नहीं, तो curse yourself that I have wasted my day today. Have this thing in your heart कि दुनिया में मैंने हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ सीखनी है या मैंने सिखलानी है। स्टार्ट सीखने से करें, अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह मौका देगा सिखलाने का भी। तो प्लीज़ इसको फॉलो करें और क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे। आई वुड लाइक दैट। हम इस चीज़ को बेमकसद नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे उसके बाद से आप 4 हफ्ते बाद यहाँ से जाएं और आप कहें यार ना कुछ सीखा ना कुछ सिखलाया, वो कहानी सुना के चला गया और हमने लोरी सुनी और हम चले गए वहाँ से। तो लोरी सुनने के लिए ना यहाँ पे अगर नहीं आने, नो बडी इज़ फोर्सिंग यू, इट इज़ फ्री ऑफ ऑल। प्लीज़
पीपल कम पीपल गो, कुछ आते हैं पहले दिन आते हैं, उनको नहीं लगता ठीक है कि इसका फ़ायदा नहीं है, दे गो, नथिंग रॉन्ग इफ़ दे बिलीव कि इट इज़ नॉट फॉर देम, अप टू देम। हम अपने लिहाज से जो आप अगर कहते हैं कि ये चीज़ डालनी चाहिए, आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट एज़ वेल, लेकिन जो चीज़ बताई जा रही है उसको बेमकसद नहीं होना चाहिए। मेन पर्पस हमने जो स्टार्ट किया था वो यही था कि आपको सर्टिफिकेशन के लिए करें, बट पीपल वर इंटरेस्टेड इन टूल्स, तो हमने टूल्स को भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया। हर रोज़ कोई छोटा मोटा टूल्स आपको साथ डालेंगे, लेकिन ये मेन एम्फेसिस है कि यू शुड गेट समथिंग आउट ऑफ दिस कोर्स, नॉट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम इनोवेस्टा, फ्रॉम ISC स्क्वायर। तो प्लीज़ इसके से तैयारी करें। और आई वुड लाइक के बाद में आप में से कोई बताएं हमें कि हमने CC पास कर लिया है। इट सीम्स ईजी, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बट इट इज़ नॉट दैट ईजी एज़ वेल। थोड़ी सी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह आप सब लोग आराम से कर सकते हैं। इसी तरह के लॉजिकल टाइप के सवाल आने हैं आपके पास, एंड यू कैन ईजिली गो थ्रू इट। मुफ्त की है, कोई पैसे भी नहीं देने आपने। पास कर लेंगे तो $50 दे के आपको जो है ना वो एक सर्टिफिकेट दे देंगे, नहीं भी देते तो आपके पास एक रसीद आ जाएगी, एंड यू कैन गो एंड से इन द मार्केट कि जी मैं ISC स्क्वायर सर्टिफाइड हूँ, फ्रॉम सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी, एंड दीज आर द क्वेश्चंस, एक्चुअल CC एग्जाम क्वेश्चंस विच आई जस्ट शोड यू, एंड अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आप लोगों ने खुद ब खुद ही कर ली।